ओके। कैसे हैं आप सभी? देखो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमारा मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट चल रहा था। हम मेमोरी मैनेजमेंट पे अब हम आज एक आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट में बेसिकली हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पेजिंग के कॉन्सेप्ट के साथ हमने लास्ट क्लास में जो हमारे पास में रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम थी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम थी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। अब आपको सिंपल से एक काम करना है कि आपको एक पेज मिला होगा आज, है ना? पेज मिला है ना? आप अपने नोट्स को बंद कर दीजिए। आप सबसे पहले अपने नोट्स बंद कर दीजिए। जितने भी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं उनको मेरे साथ एक काम करना है, जो मैं आपको काम कर रहा हूँ वो आपको करना है, ऑनलाइन वालों को भी, है ना? आपको क्या करना है, अपने नोट्स जो आप ऑलरेडी जिस जिस नोट्स बुक्स में आप मतलब नोट्स बना रहे हो उसका आप या तो आप उसी में आप लास्ट पेज ओपन कर लीजिए, या फिर आपके जहाँ पे नोट्स आपके चल रहे हैं उसी में नेक्स्ट जो पेज है उस नेक्स्ट पेज पे आप सिर्फ अपना नाम लिख लीजिए ऊपर ऊपर। सभी लोग अपने पेज पे नाम लिख लीजिए सबसे ऊपर, है ना? सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है। नोट्स बंद कर दीजिए, जो आप नोट्स बना रहे हो उनको बंद कर दो, नोट्स को। सबसे ऊपर अपना नाम लिख लो, सबसे ऊपर अपना नाम लिखो। ठीक। उसके बाद में आपको ना गिनती लिखनी है, गिनती लिखनी है 1 से 15 तक। आती है ना गिनती, है ना? आपको नंबरिंग करनी है। सबसे पहले आप क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, और नेक्स्ट क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करोगे? यहाँ पे ऐसे करोगे, ऐसे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मैंने सिखा दिया ना, नहीं आते सीख लो आप, है ना? नंबरिंग करनी है 1 से 15 तक। ठीक है, 1 से 15 तक नंबरिंग करनी है। ठीक है, डन? समझ में आ गया? हो गई नंबरिंग? ठीक। अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है आपको कि यहाँ पे अगर बात करें तो हम आज इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, द पावर ऑफ रिवीजन। ठीक। देखो आप बेसिकली क्या पढ़ रहे हो, ठीक है? आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो ना, आप बहुत अच्छे लेवल की पढ़ रहे हो, आई नो आप बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो उस पढ़ने के ड्यूरेशन में आपको अब क्या करना है, मैंने पढ़ने का वे क्या होना चाहिए। तो आज हम इस चीज़ बात करने वाले हैं। ठीक। तो आपने जो ऊपर नाम लिखा है अपना, और उसके बाद आपने नंबरिंग की है। ठीक। अब मैं आपके सामने एक रैंडम टेस्ट ओपन करूंगा, है ना? उस रैंडम टेस्ट में 15 क्वेश्चन है। ठीक। और वो 15 के 15 क्वेश्चन है ना, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बिलोंग करते हैं। ठीक है। आपको उन 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं हर एक क्वेश्चन को आपके सामने 2 मिनट्स के लिए रखूंगा। आपको उस 2 मिनट्स के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे देखना है। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों स्टूडेंट्स के सामने एक 15 क्वेश्चन का एक रैंडम टेस्ट आएगा। उस रैंडम टेस्ट में आपको क्या देना है, 15 क्वेश्चन के आंसर देना है। जो आपने 1 से लेकर 15 तक गिनती लिखी है ना, उसके सामने आप क्या लिखना है, उसका आंसर लिखना है। ठीक है। उसके बाद में मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट की पावर बताऊंगा कि आप जो पढ़ते हो ना और रियल में जो पढ़ना होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आपका पढ़ना और रियल में पढ़ने में कितना डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं एक टेस्ट ओपन कर देता हूँ आपके लिए, और टेस्ट ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, इस टेस्ट का आपको आंसर देना है। ठीक। है ना? आपके सामने एक टेस्ट ओपन हुआ है। ठीक है। इस टेस्ट में आपको क्या करना है, आपको इन 15 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ठीक है। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, ऑफलाइन वाले सभी स्टूडेंट मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब है कि आपको ये जो 15 क्वेश्चंस हैं, इस 15 क्वेश्चंस में आपको अपना पूरा दिमाग लगा देना है ना? आज तक जितना आपने ऑपरेशन में पढ़ा है उसमें अपना पूरी जी जान लगा देना है, और आपको कोशिश करना है मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस को सही करने की। ठीक है, आपको पूरी जी जान लगानी है और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आपको सही करने हैं। उसके बाद मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें आप इस टाइम पे किस लेवल पे बैठे हो, और आपको आगे किस टाइप से आगे बढ़ना चाहिए तैयारी में। आपको आगे के लिए आपको किस किस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, आपको सब्जेक्ट पढ़ते समय आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, और आपको अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल की कैसे तैयारी करनी चाहिए। देखो कहते हैं ना कि तैयारी करने में 2 तरीके होते हैं। जैसे मान के चलो कि एक स्टूडेंट है जिसके माइंड में हमेशा ये फितूर रहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। क्या फितूर रहता है? ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। और उसी के साइड में दूसरे स्टूडेंट है जिसके माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है, मुझे कम पढ़ना है लेकिन मुझे उसे बार बार रिवीजन करना है। तो इन दोनों की पावर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की कंपैरिजन में अगर आप कम पढ़ के बार बार रिवाइज करते हो तो इसका मतलब है कि आप बेटर पढ़ाई कर रहे हो। तो पावर ऑफ रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में, उसके बारे में बताने वाला हूं। आपके सामने टेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज को मैं आपको बोल के बता दूंगा,
तो आपको अगर इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आएगी तो हिंदी लैंग्वेज में आपके सामने बोल के बताने वाला हूँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहूँगा कि आपको जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके लिए क्या रहेगी, आज थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्लास ले रहे हैं उन सबको इस टेस्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आंसर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाक से लिख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट की प्रिंसिपल डज द LRU पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज द डिसाइड विच पेज टू इविक्ट। ये कह रहे हैं कि आपके LRU के अंदर जो आपके लीस्ट रिसेंटली यूज जो आपके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उसमें किस पेज को आपको हटाना होता है, किस पेज को आपको रिप्लेस करना होता है, उसके बारे में आपको पूछ रहे हैं आपसे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए और आप आंसर दे दीजिए। ऑनलाइन वाले किसी भी स्टूडेंट को आंसर मेरे को अभी नहीं देना चैट के माध्यम से, आपको अपनी नोट्स कॉपी में आंसर लिखने हैं, आपको अपनी नोट्स कॉपी में आंसर लिखने हैं। आपको भी अपने जो आपको मिला हुआ है पेज मिला है उसमें आपको आंसर लिखना है। उसके बाद में फिर मैं क्या करूंगा, इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको डिटेल से सोल्यूशन करवाऊंगा। तो एक बार आप खुद से दीजिए फिर मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। डन, फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द मेमोरी एलोकेशन टेक्निक यूज्ड इन पेजिंग मे हैव। ये कह रहा है कि मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है जो पेजिंग है उसमें क्या मे हैव क्या हो सकता है, तो उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर देना है इस चीज का। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ये कह रहे हैं आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं मेमोरी एलोकेशन जो टेक्निक है जिसमें कि हम पेजिंग की बात करें तो पेजिंग क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं कुछ मतलब जिसका टाइम लिमिट मैं कम रखूंगा, कुछ का ज्यादा रखूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है और थर्ड क्वेश्चन में आपके मैचिंग के बारे में पूछ रहे हैं, आपसे मैचिंग करवा रहे हैं, है ना। तो आप आंसर जरूर से देते रहा करो। दिख रहा है ना, दिख रहा है, मैं बढ़ के बता दूंगा आपको ना। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मैच द वर्चुअल मेमोरी टेक्नोलॉजी इन कॉलम फर्स्ट टू देयर कॉलम सेकंड। ये कह रहा है वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को आपको मैच करवा रहा है। फिर कह रहा है वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस क्या होता है, एड्रेस स्पेस क्या होता है, रियल एड्रेस क्या होता है, ठीक है। ये 4 आपके यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए और उनके सामने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करना है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर देते रहो। आपका आंसर दूसरे स्टूडेंट के आंसर से अलग हो सकता है ना, सेम आंसर देने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर अलग हो सकता है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आएगी तो मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे आपको पूछा है कि वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स के अंदर, जब मैं आपको वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा था उस टाइम पे देना वर्चुअल एड्रेस, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। वर्चुअल एड्रेस मतलब होता है लॉजिकल एड्रेस, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लॉजिकल एड्रेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, मैंने आपको फिजिकल एड्रेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और फिजिकल एड्रेस को हम रियल एड्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फिजिकल एड्रेस किस नाम जानते हैं, रियल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहो, बहुत ही अच्छा एक रैंडम टेस्ट है और इसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आज तक जो आपने पढ़ाई की है और अब जो आगे आपको पढ़ाई करनी है उसमें आपको किस टाइप से कैसे चीजों को आपको अलग अलग लेके पढ़ाई करना है, वो सारी चीजें आप बताने वाला हूँ। फिर आपको ये चीज बताने वाला हूँ कि जो मैं रैंडम टेस्ट करवा रहा हूँ इसकी क्या पावर है, मतलब रैंडम टेस्ट इस टाइप से आपके सामने करवा रहा हूँ, ये क्या है, कहाँ से उठाया मैंने क्वेश्चन, कहाँ पे आए हैं, किस में पूछे गए थे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आगे चलूं, आप भी कोशिश कीजिए, आपको हाँ जितने आते जितने कोशिश कीजिए, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो बेसिकली पढ़ना एक टास्क है, पढ़ना एक टास्क है, लेकिन लाइफ में पढ़ने के साथ साथ आपको उस जो आप पढ़ रहे हो उसको आप कितना आप बाद में उसको आप अपने MCQ एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में कन्वर्ट कर पाते हो, वो एक इंपॉर्टेंट टास्क होती है। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट के सामने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान रखो, ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जो है वो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके सामने स्क्रीन शेयर की गई है। तो अगर क्वालिटी की बात करते हो तो क्वालिटी से हम सब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है, निश्चिंत रहो, आपको सबको प्रॉपर दिखाई दे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है, इतना ही टाइम में आपको सोचना होता है, आप इसका फटाक से आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने वो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पे आपसे पूछा गया इन ए सिस्टम विद 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस स्पेस, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस स्पेस, ठीक है। उसके बाद एंड पेज साइज ऑफ 4 KB अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन पेज टेबल।
हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर इन पेज टेबल। तो ये कह रहा है कि भाई लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो 32 बिट का है, ठीक है, और जो आपकी पेज साइज है वो 4 KB की है। तो फिर आपको ये पूछा है कि जो आपकी पेज टेबल है उस पेज टेबल में एंट्री कितनी होंगी, है ना, पेज टेबल में आपसे एंट्री पूछा है, तो ये चीज आपको आंसर देना है इसका। आंसर देना आपको इसका। ये चीज आपको बहुत अच्छे से बता रखी है कि आपको लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपको दे रखा है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपको बिट्स में दे रखा है, साथ में आपको यहाँ पे साइज दे रखी है किसकी, आपको पेज साइज दे रखी है ना, पेज साइज मतलब पेज ऑफसेट आपको दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, एंट्री पूछा है ना, पेज टेबल की एंट्री पूछे है, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करता हूँ, आपको इतना टाइम मिलेगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, क्योंकि बेसिकली 1 मिनट का एक ही क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि कंसिडर टू प्रोसेस, आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपको दो प्रोसेस को कंसिडर करना है। अब दो प्रोसेस में आपको कंसिडर क्या करना है, समझो, देखो इस पॉइंट को, दो प्रोसेस में कंसिडर करना है P3 एंड P4 दैट शेयर ग्लोबल वेरिएबल B एंड C। आपके सामने यहाँ पे दो प्रोसेस दे रखे हैं, ये कह रहा है P3 और P4 दो प्रोसेस हैं जो कि एक ग्लोबल वेरिएबल B और C को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं विद इनिशियल वैल्यू, आपके इनिशियल वैल्यू दे रखे हैं बी और सी की एट सम पॉइंट इन इट्स एग्जीक्यूशन, जो कि आपके ये एग्जीक्यूशन करना चाह रहा है। P3 एग्जीक्यूट द असाइनमेंट, P3 एक असाइनमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, एंड सम पॉइंट इन इन इट्स एग्जीक्यूशन P4 एग्जीक्यूट द असाइनमेंट, P3 अपना एक काम कर रहा है, P4 अपना एक काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में कहना चाह रहा है इफ P3 एग्जीक्यूट इट असाइनमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट, ये कह रहा है P3 अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट करता है देन द फाइनल वैल्यू ऑफ बी एंड सी आर, तो आपकी बी और सी की फाइनल वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको रेस कंडीशन के माध्यम से मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, और रेस कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट था उसी के माध्यम से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर देना है। भाई आपको सभी को क्वेश्चंस पढ़ने का आपको बिल्कुल प्रॉपर टाइम दिया गया है ना, क्वेश्चन पढ़ने का प्रॉपर टाइम दिया गया है। मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग टाइम इसलिए दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप जल्दी पढ़ के जल्दी आंसर दे सकते हो, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है और फिर आपको उसको सोच समझ के आंसर देना होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पढ़ने का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बस इतना सा है कि आप थोड़ा सा इस पे पढ़ते समय, क्वेश्चंस पढ़ते समय आप लैंग्वेज को प्रॉपर समझ लो। हिंदी के लिए मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, हिंदी में आपको बोल के हेल्प कर रहा हूँ। बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो प्रोसेस हैं जो किसी एक ग्लोबल वेरिएबल्स बी और सी को शेयर कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे दो दो जो ग्लोबल वेरिएबल बी और सी है वो आपके क्या है, वो आपके बेसिकली हम कह रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पे क्रिटिकल सेशन के अंदर हम दो वेरिएबल्स को लेते हैं बी सी को, और उसको ये प्रोसेस है ना ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब ये प्रोसेस जब एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो बी अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा, सी अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा, सॉरी P3 अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा, P4 अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेगा। फिर ये कह रहे हैं कि P3 पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, तो P3 पहले अगर एग्जीक्यूट करता है तो इसका बी और सी का जो फाइनल आउटपुट होगा वो क्या होगा, और ये आपका कॉन्सेप्ट रेस कंडीशन कहलाता है ना। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से तरीके से आपको रेस कंडीशन सिखा रखी है, बस ये है कि आपको आंसर देना है। डन, आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे ये है, जिसमें आपको पूछा गया है ए कंडीशन इन विच ए प्रोसेस इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूटिंग इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं कि आपका जो एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका प्रोसेस है वो ज्यादा टाइम पेजिंग में स्पेंड कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के कंपेरिजन में, है ना, एग्जीक्यूशन कंपेरिजन में ज्यादा टाइम किस में स्पेंड कर रहे हैं, पेजिंग में स्पेंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। तो एक इजी सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो प्रोसेस है वो क्या कर रहा है, वो आपका ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है किसमें, पेजिंग में, एग्जीक्यूशन के कंपेरिजन में, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है।
आपको अपने आप से आंसर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक रैंडम टेस्ट है, इसमें आपको मैं हर एक स्टूडेंट्स की खुद से पर्सनल मैं आपको बाद में क्या करूंगा, जो भी आप आंसर दोगे, जो भी आपका टेस्ट में जितने भी नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक स्टूडेंट्स की मैं काउंसलिंग करना चाहूंगा, है ना। तो आप एक बार टेस्ट दीजिए, उसके बाद में हम इसका आंसर देखेंगे और फिर काउंसलिंग करेंगे, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि मतलब आप जो पढ़ रहे हो उसमें फिर आपको और क्या एफर्ट्स लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे गिवन ये है, ये कह रहा है विच टाइप ऑफ सीमाफोर कैन बी यूज टू प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन व्हेन म्यूटेक्स लॉक्ड आर नॉट अवेलेबल। ये कह रहा है इसमें कौन से टाइप का सीमाफोर है जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है जब आपका म्यूटेक्स लॉक आपका अवेलेबल नहीं होता है। तो बेसिकली म्यूटेक्स लॉक की बात करें तो म्यूटेक्स एक ऐसा लॉक होता है जो लॉक अनलॉक का काम करता है ना। वो लॉक हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर मतलब जो क्रिटिकल सेशन होता है, अगर उसको लॉक कर रखा है म्यूटेक्स ने, तो उसके अंदर कोई दूसरा प्रोसेस आके अब क्या नहीं कर सकता, आपके ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। और अनलॉक होने के बाद में कोई एक प्रोसेस आके वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर म्यूटेक्स लॉक आपका अवेलेबल नहीं है, देख लो बेसिकली क्या म्यूटेक्स लॉक भी आपको क्या करता है, म्यूटेक्स लॉक भी आपको प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन के लिए ही बनाया गया है ना। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये आपको म्यूटेक्स लॉक बनाया हुआ है। लेकिन अगर म्यूटेक्स लॉक प्रोवाइड नहीं है तो फिर आप सीमाफोर, कौन से टाइप के सीमाफोर को आप काम में लोगे जिससे कि आपका म्यूटेक्स लॉक जैसा ही काम आपका परफॉर्म हो जाए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली आप जो भी स्टूडेंट्स आप टेस्ट देने के बाद में आप सभी अपने में जो ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर हैं, या फिर इसी सेशन को मैं जब यूट्यूब पे लेके आऊंगा तो वहाँ पे आप सभी अपने नंबर शेयर करना। डेफिनेटली वहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स की प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे आपको भी किस टाइप से कैसे क्या करना है। डन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कह रहे हैं कि यहाँ पे वापस से एक मैचिंग क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड पे मैच करवा रहा है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखी है। पहला कह रहे हैं कि थ्रूपुट क्या होता है, फिर कह रहा है टर्न आउट टाइम क्या होता है, फिर कह रहा है वेटिंग टाइम क्या होता है, फिर कह रहा है रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे चार टाइप के यहाँ पे आपको जैसे थ्रूपुट्स के बारे में पूछा है, फिर आपको टर्न अराउंड टाइम के बारे में पूछा है, फिर आपको वेटिंग टाइम के बारे में पूछा है, फिर आपको रेस्पॉन्स टाइम के बारे में पूछा है, और यहाँ पे आपको इस साइड आपको कॉलम सेकंड में इनकी डेफिनेशन दे रखी है। तो ना वो बच्चों वाला काम होता है ना, ऐसे क्रॉस चेक करना होता है। ठीक है, इस टाइप से क्रॉस चेक करना होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, मैं थोड़ा सा इसको, वैसे तो यार ये लाज नहीं होगा, दिख रहा होगा आपको, है ना। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, अगर आपको दिखने में कोई दिक्कत आती है तो आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट दे रखा है टाइम फ्रॉम प्रोसेस सबमिशन टू इट्स इट्स फर्स्ट रेस्पॉन्स बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपके प्रोसेस के सबमिट होने के बाद में उसको जो फर्स्ट रेस्पॉन्स मिलता है उस टाइम को क्या कहते हैं। पहला सेकंड कॉलम का पहला ऑप्शन ये है। सेकंड कॉलम का दूसरा ऑप्शन ये है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम क्या होता है, वो दूसरा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन ये है टोटल टाइम टाइम ए प्रोसेस स्पेंड इन रेडी क्यू वेटिंग फॉर द प्रोसेस। ये कह रहे हैं कि टोटल टाइम जो आपका रेडी क्यू में स्पेंड करता है वेटिंग, किसी प्रोसेस के वेट करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है टोटल टाइम फ्रॉम प्रोसेस सबमिट टू इट्स कंप्लीशन डूइंग आईओ वेटिंग इन द रेडी क्यू एंड एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। ठीक है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन आपका ये है। यहाँ पे इस जगह से किस स्टूडेंट्स को प्रॉपर साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो आगे बैठा करो आप, है ना, या फिर ये स्क्रीन ऑन कर लिया करो। मैं ऑन कर देता हूँ, ये स्क्रीन ऑन करने के बाद में आपके सामने आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से आपको मैच करना है। भाई कॉलम फर्स्ट के अंदर सबसे पहले ए ऑप्शन में थ्रूपुट है, बी ऑप्शन में टर्न आउट टाइम है, सी ऑप्शन में वेटिंग टाइम है, डी ऑप्शन में रेस्पॉन्स टाइम है। ऑप्शन बी कॉलम सेकंड के अंदर आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टाइम फ्रॉम प्रोसेस सबमिट टू इट्स फर्स्ट रेस्पॉन्स बीइंग प्रोड्यूस। प्रोसेस सबमिट होने के बाद में जो फर्स्ट रेस्पॉन्स मिलता है उसे क्या कहते हैं। फिर कह रहा है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम, ये सेकंड है। फिर उसके बाद कह रहा है टोटल टाइम ए प्रोसेस स्पेंड इट रेडी क्यू वेटिंग फॉर द प्रोसेस। रेडी क्यू में स्पेंड किया गया टाइम क्या कहलाता है। फिर कह रहा है टोटल टाइम फ्रॉम प्रोसेस सबमिट टू इट्स कंप्लीशन डूइंग आईओ वेटिंग इन द रेडी क्यू एंड एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। हो गया, चलिए आगे। ठीक है, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंटेशन एन इवेंट टू इन्वोक मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये कह रहे हैं कि मीडियम टर्म शेड्यूलर के लिए बेस्ट, इसके अंदर बेस्ट कौन सा है ना, मीडियम टर्म शेड्यूलर के लिए बेस्ट कौन सा है? मीडियम टर्म शेड्यूलर की जस्ट एज ए डेफिनेशन पूछे, मीडियम टर्म शेड्यूलर काम क्या करता है, वही उसी के बारे में पूछा है, जस्ट पूछने का तरीका आपको चेंज कर दिया गया है, काम वही पूछे आपसे, इसका आंसर देना आपको। इसका आपको आंसर देना है। सर आपके एक्सप्लेनेशन से सभी क्वेश्चन हिंट से सोल्व हो रहे हैं, थैंक यू। बढ़िया से आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और हमेशा मैं आपको बोलता भी हूँ, कॉन्सेप्ट की पावर बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चंस सेम नहीं मिल पाएंगे आपको मेरे, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट्स के बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। हो गया, डन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टाइम द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट हेलो। ये कह रहे हैं इसका एक सी प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम दिया गया है, ये कह रहे हैं कि भाई हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी जो है वो आपको पढ़ी हुई नहीं है, तो उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, क्या? फोर्क स्टेटमेंट। तो फोर्क स्टेटमेंट आपको मैंने सिखाया था, और फोर्क स्टेटमेंट बेस के आपके क्वेश्चन पूछा गया। फोर्क स्टेटमेंट बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। हाउ मेनी टाइम द फॉलोइंग सी प्रोग्राम प्रिंट हेलो। सी प्रोग्राम में हेलो प्रिंट कितनी बार होगा? चलो आगे चलो, ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें कंसीडर द 5 प्रोसेस विद गिवन अराइवल एंड सर्विस टाइम। आपको 5 प्रोसेस दे रखे हैं जिसके अराइवल और सर्विस टाइम आपको दे रखा है। व्हाट विल बी द एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट, है ना। शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, है ना। शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को आपको फॉलो करना है, और आपको बताना क्या है, आपको बताना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम। आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, किसको फॉलो करते हुए? शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट। शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट का मतलब वही होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। निकालो भाई, टर्न अराउंड टाइम निकालो फटाक से और आंसर दीजिए। आपके पास जो व्हाइट पेज था वो कहाँ है भाई? अच्छा, हाँ, आंसर आपको व्हाइट पेज पे ही देना है सबका। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। रियल में ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बेसिकली आप जो पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है, पढ़ तो सभी रहे हैं, है ना, मैं ये मना नहीं कर रहा, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप जो पढ़ रहे हो, फिर आपके अंदर जो पावर है, आपके पढ़ने की जो पावर हो, बाकी से कैसे अलग है भाई? सिंपल सी बात है, सबका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होगा, ये चीज तो आपको पता है, क्योंकि इतनी सीट तो आती नहीं है भाई। सबका सिलेक्शन होने के लिए तो 3-4 लाख सीट आनी चाहिए, तब जाके 3-4 लाख बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो फिर आपको अपने सिलेक्शन को कैसे सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, अच्छे लेवल क्वेश्चंस है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा, आपको ये भी आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मैंने उठाए कहाँ से, जानने के लिए इच्छुक हो ना, ये सारे क्वेश्चन मैंने कहाँ से उठाए हैं? कहाँ से? कौन से एग्जाम से? एग्जाम से तो उठाए हैं, कौन से एग्जाम से उठाए हैं? क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर समझना है, और सभी को क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपको प्रॉपरली, आपको अच्छे तरीके से आपको दिख भी रहा होगा, क्योंकि साथ में आपको स्क्रीन भी शेयर की जा रही है। तो स्क्रीन शेयर करने के बाद में तो आपकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल आपकी A1 क्वालिटी आती है आपके सामने। ये सिर्फ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है,
शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट नहीं है ये, समझ गए? प्रिमिटिव वर्जन नहीं है। शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट का मतलब है कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट है। प्रिमिटिव वर्जन मत समझ लेना। प्रिमिटिव वर्जन क्या होता है? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है। जो आपको पेज मिला हुआ है ना, इसी पे कर लीजिए, रफ वर्क इसी पे कर लीजिए। जस्ट आपको एक साइड में आपको नंबरिंग लिखना है, उसी पे आप रफ वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जितने भी स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली नए जुड़े हैं, तो बेसिकली आपको जो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए अगर नए लग रहे हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि भाई सिंपल सी बात, आपने पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन नए लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना मेरी सारी क्लास, तो फिर मैं 100% दावे के साथ ही कह सकता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे, है ना? ये सभी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करूँ? ठीक है, डन। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इसकी जो कैलकुलेशन वो कर ली होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको मूव ऑन करवाता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वापस से आ गई, तो आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। और इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है? कंसिडर ए सिस्टम विद 5 प्रोसेस। आपके एक सिस्टम्स को कंसिडर करने के लिए बोल रहा है जिसमें 5 प्रोसेस है, P0 से P4 तक। ठीक है, एंड 3 रिसोर्स, और 3 रिसोर्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स, 3 टाइप के रिसोर्स है, ABC। सपोज दैट एट टाइम T0, ये कह रहे हैं सपोज करो कि टाइम T0 पे द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम हैज बीन टेकन। एक सिस्टम्स का ये स्नैपशॉट आपके लिया गया है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक सिस्टम का स्नैपशॉट लिया गया, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है प्रोसेस P0, P1, P2, P3, P4 ये प्रोसेस है। इनको अलोकेट, ये रिसोर्स इनको अलोकेट कर दिए गए हैं, ये इनकी नीड है, ये इनकी नीड है और ये अवेलेबल है, ये फिलहाल अभी फ्री अवेलेबल है। उसके बाद कह रहे हैं चेक वेदर ए रिक्वेस्ट फॉर 0 to 0। चेक करना है आपको, एक रिक्वेस्ट 0 to 0 की रिक्वेस्ट है, और 0 to 0 रिक्वेस्ट कर कौन रहा है? ये कह रहा है P0 प्रोसेस द्वारा की जा रही है। कैन बी ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स एल्गोरिथम। ये कह रहे हैं बैंकर्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या हम P0 प्रोसेस के लिए क्या रिक्वेस्ट को ग्रांट करेंगे या नहीं करेंगे? तो आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। भाई सिंपल सी बात है, बैंकर्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करके सिखा रहे हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट की आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे आपको बैंकर्स एल्गोरिथम के बेस पे इस क्वेश्चंस के अंदर हम P0 प्रोसेस को हम ये रिक्वेस्ट ग्रांट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। आपसे ऑप्शन के रूप में भी आपसे 4 ऑप्शन इस टाइप से पूछा गया है। ये कह रहे हैं यस रिक्वेस्ट कैन बी ग्रांटेड, फिर कह रहे हैं नो रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड, फिर थर्ड कह रहे हैं कैन नॉट बी डिसाइडेड, फिर फोर्थ कह रहे हैं रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ, और फिफ्थ ऑप्शन जो आपको पता है आज के दिन राजस्थान में फिफ्थ ऑप्शन आपका आने लग गया, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिफ्थ ऑप्शन भी फिल कर सकते हो, है ना, स्वेच्छा आपकी, 5 ऑप्शन में से आप फिफ्थ भी फिल कर सकते हो। आपको बैंकर्स एल्गोरिथम आपने अच्छे से पढ़ रखी है, बैंकर्स एल्गोरिथम की आपने कैलकुलेशन अच्छे से सीख रखी है, उसी बैंकर्स एल्गोरिथम के कैलकुलेशन बेस पे आपका क्वेश्चन बन गया।
रिमेनिंग नीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है रिमेनिंग नीड का फॉर्मूला, क्या होता है? मैक्सिमम नीड माइनस करंट अलोकेशन, याद है ना? रिमेनिंग नीड के फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। इट्स लुकिंग ए बिग क्वेश्चन बट आई गोट सोल्व इन सेकंड, ग्रेट। यही होना चाहिए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको दिख जाए बट आपको सेकंड्स के हिसाब से सोल्व हो जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी पावर है। डन, आई होप आपने कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करता हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बैंकर्स एल्गोरिथम के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से आपको 4 ऑप्शन देके आपसे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन ए मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड अमंग थ्रेड्स। ये कह रहे हैं मल्टी थ्रेडेड जो प्रोसेस होते हैं उसमें थ्रेड्स जो होते हैं वो क्या शेयर नहीं करता। देखो, जिस टाइप से मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसी टाइप से मल्टी थ्रेड ओएस भी होता है। ठीक है, थ्रेड के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस ही होता है बट लाइट वेट। इसका मतलब लाइट वेट मतलब होता है उसके कॉन्टेक्स्ट कम होते हैं। थ्रेड जो होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट कम होते हैं कंपेरिजन टू प्रोसेस। ठीक है, जैसे प्रोसेस के आपने कॉन्टेक्स्ट लिखे थे ना, थ्रेड्स के कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक, और बेसिकली थ्रेड्स को हम क्या करते हैं? थ्रेड्स को हम हमारे प्रोग्राम में, हम प्रोग्राम के विद इन प्रोग्राम में हम एक से ज्यादा टास्क को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं? थ्रेड्स को काम लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई जब आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन एप्लीकेशंस पे जब आप काम करते हो तो MS वर्ड पे जब भी आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो तो आपके मल्टीपल टास्क और भी परफॉर्म हो रही होती है। जैसे मान चलो आप MS वर्ड पे कोई भी एक एप्लीकेशन लिख रहे हो तो साथ में आपका स्पेलिंग चेकिंग ऑटोमेटिक होता रहता है। तो वो इसलिए होता रहता है कि MS वर्ड के अंदर मैक्रो यूज किए गए। क्या यूज किए? मैक्रो। तो इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? थ्रेड कहते हैं। तो जब भी जैसे आप देखा होगा कि जब भी आप कई बार अपने मोबाइल पे गेम वगैरह खेलते हो, गेम वगैरह प्ले करते हो, तो गेम प्ले के ड्यूरेशन में बहुत सारी टास्क परफॉर्म होती रहती है ना आपके। जैसे आप कोई रेसिंग का गेम खेल रहे हो तो बाइक चल रही है, रोड भी आता जा रहा लगातार, टाइमर चलता रहता है। इसी टाइप जैसे मान चलो आप मूवी वगैरह देखते हो तो मूवी देखते समय आप कोई भी मूवी प्ले करते हो एप्लीकेशन पे, तो उस टाइम पे आपके मूवी के साथ में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। प्रोग्रेस बार में मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, टाइमर धीरे धीरे आपका क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो ये सारी चीज परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रोग्राम के अंदर हम थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट को काम में लेते हैं। और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस होता है, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स को इंप्लीमेंट किया गया है, उसमें थ्रेड्स के बीच में क्या शेयर नहीं होता। थ्रेड्स अपने कौन से ऐसी चीज है जो थ्रेड्स अपने अपने लिए सेपरेट सेपरेट रखते हैं, और बाकी ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको थ्रेड्स शेयर करता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर देना आपको। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये कह रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर। ये कह रहे हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो क्या स्टोर करने के लिए काम में आता है। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो क्या स्टोर करने के लिए काम में आता है, इसका आपको आंसर देना है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या स्टोर करने का काम आता है? स्मॉल वोलेटाइल डेटा, स्मॉल अस्थायी डेटा, है ना, अनयूज्ड डेटा इन स्मॉल क्वांटिटी, डेटा जो कि अनयूज है जो छोटी क्वांटिटी में, उसको मास नॉन वोलेटाइल डेटा इन प्रोग्राम, बड़ा नॉन वोलेटाइल स्थायी डेटा और प्रोग्राम, डेटा फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइक इन कैश। हाई स्पीड कम्युनिकेशन का डेटा जो कि लाइक एज ए कैश में जो रखा जाता है, तो उन चीज़ को स्टोर करने का काम आता है। 4 ऑप्शन आपके सामने और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहाँ पे आपके 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, और आई होप आपने 15 क्वेश्चन का आंसर आपने सभी ने आपने दे लिया होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन कम है तो लो अगला क्वेश्चन आ गया। 14 है तो क्यों 15 है, टेंशन मत लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेव ड्यूरिंग ए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ड्यूरेशन में क्या सेव होता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, और ये पूछ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ड्यूरेशन में क्या सेव होता है। ये कह रहे हैं ओनली द प्रोसेस आईडी, सिर्फ प्रोसेस आईडी सेव होती है। ये कह रहे हैं CPU रजिस्टर वैल्यू, मेमोरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस स्टेट,
ये कह रहे हैं नेटवर्क स्टेटस एंड बैटरी लेवल ओनली द प्रोसेस प्रायोरिटी क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, है ना, तो आपको आंसर देना है इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल भाई, आपके अब आपके 15 क्वेश्चन हो गए, है ना, 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, डन, ओके ग्रेट। हम्म तो अभी सभी क्वेश्चंस को आपने सोल्व कर लिया होगा, और अभी आपको करना क्या है कि आपको अपना जो व्हाइट पेज है वो आपको सबमिट करवा देना है। ये व्हाइट पेज आपको कुछ समय बाद आपको वापस मिलेगा। ठीक है, एक बार व्हाइट पेज अपना सबमिट करवा दीजिए, कुछ समय बाद हम व्हाइट पेज आपको वापस से दे देंगे, है ना। व्हाइट पेज सबमिट कर लीजिए इन सभी स्टूडेंट्स का। व्हाइट पेज सबमिट कर लो। ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन प्रॉपरली एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इस सेशन को जब भी इस सेशन को, ये मेरा सेशन जब यूट्यूब पे आएगा तो आप प्रॉपरली पार्टिसिपेट करना है इस सेशन में। और इस सेशन के माध्यम से मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बेसिकली हम पढ़ते हैं और हम अकेले नहीं पढ़ते, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अगर एग्जाम की बात करें तो लगभग आपके अभी जिस मैं एग्जाम की बात करूंगा तो आपके अभी जो राजस्थान का एग्जाम होने वाला है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम होने वाला है, उसमें लगभग मान के चलो कि इस बार आपके अराउंड आपके कितने स्टूडेंट्स आपके लगभग वो देंगे, एग्जाम देंगे, 3 से 4 लाख स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, है ना। और इसी टाइप से अगर अदर स्टेट की बात करें, जैसे यूपी में अभी एलटी ग्रेड की पोस्ट आई हुई है ना, तो उस पोस्ट के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देंगे। इसी टाइप जैसे बहुत अदर जैसे बात करें तो आपके दिल्ली में D++ भी वैकेंसी आती है, एनवीएस केवीएस की वैकेंसी आती है। तो बहुत सारी वैकेंसी के लिए जब प्रिपरेशन करते हो तो सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है कि आपको एक बार के लिए आपको अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करना है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करते हो ना, तो सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी चाहिए आपको, और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं द पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। आपको सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय आपको सबसे पहले समझना है कि व्हाट क्या है, सब्जेक्ट है क्या, वाई क्यों है, और हाउ कैसे। तो आपको इन 3 क्वेश्चंस का आंसर हर एक सब्जेक्ट में ढूंढना है, और 3 क्वेश्चन का आंसर अगर आप हर एक सब्जेक्ट में ढूंढ लेते हो तो मैं आपको 100% दावे के साथ कह लेता हूं कि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो आपके टिप्स पे हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट किस पे होने वाला है, आपके टिप्स पे होने वाला है। अगर आप 3 कॉन्सेप्ट्स के बेस, मतलब 3 इन पर्टिकुलर वर्ड्स के बेस पे अपने सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हो। मैं हमेशा एक चीज फोकस करता हूं कि लाइफ में आप है ना, आप लाइफ में जब भी आप अपनी तैयारी करो ना, तो एक बार अच्छे लेवल की, अच्छे टीचर से, अच्छे मेंटर से, अच्छे टीचर से, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बार तैयारी कर लो। और मैं कह रहा हूँ एक बार तैयारी करके और अपने नोट्स बना लो। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जिंदगी भर आप जितने भी एग्जाम दोगे ना, भाई सीधी सी बात है, मान चलो आप कल को कंप्यूटर टीचर लग गए, तो क्या अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ोगे क्या? बिल्कुल बढ़ोगे आगे। आप आगे भी एग्जाम दोगे, तो फिर आगे दोगे तो आप बार बार कोचिंग करोगे क्या? नहीं करनी बार बार कोचिंग। एक बार कोचिंग करो, अपने सेल्फ नोट्स बढ़िया से प्रिपेयर कर लो, और उन्हीं सेल्फ नोट्स को लाइफ टाइम परमानेंट काम लेते रहो, उन्हीं में अपडेट करते रहो। आपका हर जगह सिलेक्शन होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं आपको ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स मिला सकता हूँ जिनका एक जगह सिलेक्शन नहीं है, जिनका 4 6 5 जगह सिलेक्शन है। ठीक है, कंटिन्यू लगातार जुड़े रहे और बहुत अच्छी पोस्ट के लिए सिलेक्शन है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट से मिलाऊंगा मैं आपको बहुत जल्दी, जो जैसे मान के चलो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बने, फिर उसके बाद में प्रोग्रामर बने, फिर उसके बाद एसीपी बने, है ना। एक गजिस्टेड ऑफिसर पोस्ट एसीपी 6600 ग्रेड तक की पोस्ट के लिए पहुंचे हैं। और उन सबका जो पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट था, उन सबके जो पढ़ने का जो तरीका था, वो पढ़ने का तरीका मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूँ इन 2 कॉन्सेप्ट के माध्यम से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पढ़ते समय आपको हर एक कॉन्सेप्ट को डेप्थ लेवल तक समझना है। जब तक आपके माइंड में उस कॉन्सेप्ट की इमेज क्लियर ना हो, तब तक उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, सीखना है। आप क्वेश्चंस करो मेरे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेहुदे क्वेश्चन मत करो, बस इससे मुझे बहुत दिक्कत होती है ना। क्वेश्चंस करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चंस आपके जायज क्वेश्चन होने चाहिए, जो कि रियल में मुझे लगे कि हाँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं इसका मुझे बहुत अच्छे लेवल का आंसर देना चाहिए, और माइंड में इमेज क्लियर करनी चाहिए। जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, तो सबसे पहले फोकस ये करता हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मैं अपने आप को स्टूडेंट मानते हुए सब्जेक्ट को क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा स्टूडेंट जो कुछ नहीं आता, और फिर अगर मैं उस चीज को मैं समझ पा रहा हूँ ना, तो इसका मतलब है कि उस चीज को आप भी समझ पाओगे। ये मेरा पहला टारगेट होता है सब्जेक्ट को पढ़ाते समय। ठीक है, दूसरा मेरा टारगेट ये होता है कि जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊं तो मैं उस सब्जेक्ट को इस टाइप से पढ़ाऊं कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाए, उस क्वेश्चन को बनाते समय क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट से बाहर चीजें ना जाए। जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर बनाए ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट बनाए। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूं कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक पार्ट के हर एक कॉन्सेप्ट आपको आपके सामने नोट्स के रूप में लिखवा देता हूँ। ठीक, और थर्ड मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको एमसीक्यू सोल्व करने की ट्रिक भी आनी चाहिए। इन चीज़ों पर मैं काम करता हूँ हमेशा।
और साथ में आप जब ये चीजें कर लेते हो तो आपको दूसरे जो चीजों पर काम करना, दूसरा जो पार्ट आता है वो होता है द पावर ऑफ रिवीजन। जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिवीजन जो पावर है ना, उस रिवीजन पावर के माध्यम से आज आपने 15 क्वेश्चन सोल्व किए। अब सीधी सी बात है कि आपके सामने यहाँ पे जो चीजें हो रही थी उसके बारे में बता सकता हूं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं। आपके सामने क्या हो रहा था, सबसे पहले वो स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने क्या कर रखा था, पूज। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं द पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है, अब आप जितने भी स्टूडेंट, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे सामने यहाँ पे जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उन सब के माइंड में जब क्वेश्चन चल रहे थे, जब उन सब ने जब क्वेश्चन देखे, देखो बेसिकली होता क्या है कि एक पेपर होता है, जब किसी ने एसएसबी का इंटरव्यू दिया, एसएसबी का इंटरव्यू दिया किसी ने एनडीए का इंटरव्यू दिया, बाकी किसी मतलब अच्छे लेवल का इंटरव्यू आपने दिया होगा, तो एक टेस्ट होता है जिसमें कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्क्रीन टेस्ट के माध्यम से होता है कि आपके सामने आपको एक स्क्रीन पे कुछ दिखाया जाता है, फिर आपको अपने माइंड से सोच के आपको बताना होता है और उस चीज़ के बारे में लिखना होता है। तो अभी आपके सामने कुछ ऐसा एक गेम मैंने प्ले किया है, और इस गेम का मेरा मेन पर्पज ये था कि आपको कितनी चीजें रिकॉल हुई। पढ़ा सबने? अच्छा, क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो कॉन्सेप्ट से बाहर है? क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा था? क्या इन 15 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो आपके कॉन्सेप्ट से बाहर है? नहीं था। लास्ट जो मैंने 25 दिन से जो मैंने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, मतलब लगभग 25 से ज्यादा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास हो चुकी है, उन 25 से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपके कॉन्सेप्ट से बाहर है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके उन्हीं कॉन्सेप्ट से हैं। अब दूसरा, आप ये चीज सीखना चाहोगे कि कौन ये क्वेश्चंस मैंने उठाए कहां से। ये क्वेश्चंस मैंने, क्या हुआ कि कल एक स्टूडेंट का कॉल आया था, और उसने वो क्या ऑलरेडी पहले से ऑलरेडी बीसीआई लगी हुई है, तो उसने कॉल आया था, उसने कहा कि सर मैंने ना इस बार वॉइस प्रिंसिपल आईटेक पेपर दिया, और सर मैंने आपका बीसीआई का कोर्स ज्वाइन कर रखा था, और मैंने आपका बीसीआई कोर्स आपका ऐसे ही ज्वाइन कर लिया कि मैं एज ए आपसे टच होकर पढ़ती रहूँ, क्योंकि बीसीआई ऑलरेडी है वो, और सर मैं वॉइस प्रिंसिपल आईटीआई की तैयारी कर रही थी। तो सर मैंने वॉइस प्रिंसिपल आईटीआई का जो पेपर है ना, वो सिर्फ आपके बीसीआई के जो सिलेबस हैं, बीसीआई के जो नोट्स हैं, उन्हीं से मैंने तैयार किया था, और सर मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। और ये जो आपके जितने क्वेश्चन थे ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अभी एक एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम की बात करें तो आरपीएससी ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया, आरपीएससी ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया, आरपीएससी वॉइस प्रिंसिपल वीपी आईटीआई, आईटीआई आरपीएससी वॉइस प्रिंसिपल आईटीआई एग्जाम, जुलाई 2025। अभी रिसेंट में जुलाई 2025 में एक पेपर हुआ है, आरपीएससी ने कंडक्ट करवाया है वॉइस प्रिंसिपल का, और ये बहुत अच्छे लेवल का पेपर होता है। और इसमें जो ग्रेड पे है, तो इसकी ग्रेड पे आपकी 6000 ग्रेड पे होती है, एक अच्छा लेवल पेपर होता है। इसकी जो ग्रेड पे होती है, ग्रेड पे जो होती है वो कितनी होती है? 6000 होती है। भाई ये चीज़ तो ठीक है, आपको लाइफ में भाई बीसीए लग के थोड़ा बीसीए थोड़ी बैठना है, बीसीए से आगे बढ़ना है, तो बाद में जब बीसीए लग जाओ तो आप इस टाइप के पेपर भी आप दे सकते हो। तो ये जब पेपर दोगे आप, तो आप उसके बाद में आपको पता लगेगा कि आपको जो पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट से आपको घूम के मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये जो सारे के सारे क्वेश्चन थे ना, इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपको यहाँ पे नोट्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट मिल रहे थे, लेकिन हर एक क्वेश्चंस का पूछने का तरीका एग्जामिनर क्या था? अलग था। हर एक क्वेश्चंस के पूछने का तरीका एग्जामिनर का अलग था। जस्ट रिसेंटली कल की क्लास में एक कॉन्सेप्ट पूछा गया था आपसे, और कॉन्सेप्ट मैंने क्या करवाया था, अब एक बार मैं सबका सॉल्यूशन करवा देता हूं, उसके बाद में आपके मार्क्स जो है वो आपसे, आपके जितने भी मार्क्स हैं वो सब मैं आपके मार्क्स बता दूंगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट मेरे पास मार्क्स भेज देंगे, और ऑफलाइन वाले के स्टूडेंट्स का मार्क्स मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट की प्रिंसिपल डज द एलआरयू? एलआरयू मतलब क्या होता है? देखो एलआरयू की बात करें, एलआरयू की बात करें तो हमने कल की क्लास में एक एल्गोरिथम बात की थी, और एल्गोरिथम कौन सी थी? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, लीस्ट रिसेंटली यूज।
तो अगर यहाँ पे हम एलआरयू की बात करें तो हमारे पास में एक एल्गोरिथम थी, जिसको हम एल्गोरिथम के रूप में, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के रूप में, जैसे एल्गोरिथम हमने कल क्लास में पढ़ा था, और वो एल्गोरिथम थी आपकी कौन सी, लीस्ट रिसेंटली यूज पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। यूज डिसाइड विच पेज इज इविक्ट, मतलब आपको एलआरयू में एलआरयू के माध्यम से आपको कौन से पेज को हटाना है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा था पेज विद द स्मॉलेस्ट पेज नंबर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, स्मॉलेस्ट पेज नंबर के बेस पे तो कोई कॉन्सेप्ट बना ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। द पेज वोट विल नॉट बी यूज फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इन द फ्यूचर, लॉन्गेस्ट टाइम फ्यूचर में यूज नहीं होगा, उसको हटाने के लिए कौन सी है भाई आपकी, कौन सी है, ऑप्टिमल, कौन सी है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट है, तो ये ऑप्टिमल की आपकी डेफिनेशन हो गई। अगला क्या है, द पेज दैट वाज लोडेड इनटू मेमोरी मोस्ट रिसेंटली, जो पेज जस्ट अभी जो लोड हुआ है उसको हटा दो, कौन सी एल्गोरिथम हो गई, कौन सी होगी, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। और लास्ट है आपका द पेज दैट हैज नॉट बीन यूज फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरिंग ऑफ द टाइम, ऐसा पेज जो कि बहुत समय से यूज नहीं हुआ है, उसी को हटाना होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो सिंपल सी बात है, आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसकी उस कॉन्सेप्ट के बारे में, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट क्या है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जामिनर द्वारा कि एलआरयू क्या है। तो मैं कहता हूं ना कि क्वेश्चन, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है व्हाट, ये है क्या, वाई क्यों है, हाउ कैसे। ना मैंने मेरी लाइफ में जितने भी अभी तक एग्जाम दिए हैं और जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे हैं, तो मैंने हमेशा यहाँ पे देखा है कि एग्जामिनर का माइंड सेट है ना, इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बेस पे क्वेश्चन बनाता है, और 3 कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आपका जो भी आप पढ़ा हुआ है उसके बारे में आपको बताता है, सिखाता है। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका ये आंसर सही है, सबका सही आंसर। ठीक, अब देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट है वो भी साथ ही साथ बताते रहो आंसर किसका सही है। कल की क्लास में ये आपके सामने एक एल्गोरिथम के बारे में डिस्कशन हुआ था, और इसी एल्गोरिथम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मेमोरी एलोकेशन टेक्निक यूजिंग इन पेजिंग, ये कह रहे हैं मेमोरी एलोकेशन की टेक्निक है जिसमें हम पेजिंग के बारे में बात करते हैं, कह रहा है मे हैव, तो पेजिंग में क्या हो सकता है, मे हैव है ना, क्या हो सकता है, तो उसके बारे में कह रहा है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन, नो फ्रेगमेंटेशन। तो देखो हाइब्रिड नो फ्रेगमेंटेशन हमने पढ़े ही नहीं, तो पेजिंग के अंदर क्या हो सकता है, कौन सा, कौन सा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, पेजिंग के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। आपको साफ साफ लिखवाया था, आपको साफ साफ कॉन्सेप्ट लिखवाया था पेजिंग में, पेजिंग में लास्ट पेज में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, साफ साफ आपको लिखवा रखा है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन तो पेजिंग में होता ही नहीं है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में इसलिए नहीं होता क्योंकि हम पेज की साइज हमेशा किसके साइज इक्वल रखते हैं, फ्रेम की साइज के इक्वल रखते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कभी भी पेजिंग में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीजन ये है कि हम पेज की जो साइज लेते हैं वो हमेशा फ्रेम की साइज के बराबर लेते हैं, इसलिए पूरा का पूरा पेज उठ के फ्रेम में आके एकोमोडेट हो जाता है, तो इसलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है कि मान के चलो आपके पास में मेमोरी है, मान चलो आपके पास मेमोरी है, मान चलो आपके पास मेमोरी है, ठीक है, जैसे मैं रैम की बात कर लेता हूं, मान चलो आपके पास रैम है, अब रैम के फ्रेम है, मैं रैम के अंदर फ्रेम की बात कर लेता हूं, रैम की फ्रेम है, ये जस्ट फ्रेम फर्स्ट है ना, ये फ्रेम फर्स्ट है, ये फ्रेम सेकंड है, और ये फ्रेम फर्स्ट है, ये पहली फ्रेम है, ये क्या है, ये दूसरी फ्रेम है, ये क्या है, ये तीसरी फ्रेम है, ठीक है, 3 फ्रेम है, ठीक। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं, अब मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में यहाँ पे मान के चलो एक प्रोसेस है, मान चलो एक प्रोसेस है, मैं मान के चल रहा हूं एक प्रोसेस है, ठीक, और प्रोसेस में कह रहा हूं भाई हमारे पास कितने का प्रोसेस है, हम कह रहे हैं 2500 बाइट का प्रोसेस है, कितना है, 2500 बाइट का प्रोसेस है, ठीक, और यहाँ पे जो फ्रेम की साइज है, ये फ्रेम की साइज कितनी है, 1 KB है, कितनी है, 1 KB।
अब हमें पता है फ्रेम की साइज अगर 1 KB भी है तो हम प्रोसेस की साइज भी हमेशा फ्रेम की साइज के इक्वल रखेंगे। तो देखो यहां पे ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में 3 पेज बनेंगे। कितने पेज बनेंगे भाई? 3 पेज बनेंगे। 3 पेज बनेंगे ना, तो पहला पेज कितना होगा? 1 KB का। दूसरा पेज कितना होगा? 1 KB का। और तीसरा पेज मतलब ये लगा लो कि भाई आधा KB लगा लो, है ना। तो मैं यहाँ पे जैसे रियल में तो जैसे 500 से कम हो जाएगा, है ना। तो आप ये मत सोच लें सर 500 लिख दिया, है ना, लगभग 500। तो मैं कह रहा हूं लगभग आपके कितना होगा? 500 बाइट का होगा, या फिर हम कह सकते हैं क्या, हाफ KB का होगा ना, आधा KB का होगा। यहाँ पे क्या होगा, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं आधा KB होगा ना, हाफ KB का होगा। अब भाई आपके आपके पास में दो जो पेज है ना, दो जो पेज है, पहला पेज ये P1 पेज है, ये P2 पेज है, ये P3 पेज है। दो जो पेज है ना, ये दो पेज तो आपके पूरे पूरे आके क्या हो गए, एकोमोडेट हो गए, पूरा आके समा गए। लेकिन जो तीसरा पेज है, तीसरे पेज के साथ दिक्कत क्या आई? तीसरा पेज जो है ना वो क्या हुआ, ये हाफ ही आ पाया। इसकी जो फ्रेम की साइज है 1 KB है, इस फ्रेम की साइज क्या है 1 KB, लेकिन इस प्रोसेस की साइज कितनी है? प्रोसेस साइज तो हाफ KB है। तो इसका मतलब है कि आधा KB स्पेस यहाँ पे क्या रह गया, फ्री रह गया। और इसी आधे KB स्पेस फ्री को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनल, इसको क्या कहते हैं? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, ध्यान, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लेवल से बता रखा है, तो क्वेश्चंस में आपको गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर क्या बन जाएगा? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? दिस। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के आपकी सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे डिस्कशन किया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन कितने का गलत है? गलत कितने का है? ओके अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैच द वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स। वर्चुअल मेमोरी टेक्निक्स को मैचिंग करने की बात कर रहे हैं। वर्चुअल मेमोरी का मतलब होता है हमेशा सेकेंडरी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी हमेशा क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी, लॉजिकल मेमोरी उसी को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करवा रहा है। ये कह रहे हैं पहले से कह रहे हैं वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस का मतलब जानना, वर्चुअल एड्रेस का मतलब होता है लॉजिकल एड्रेस। क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस मतलब क्या होता है? लॉजिकल। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस मतलब क्या होता है? क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, एड्रेस स्पेस। उसके बाद क्या? रियल एड्रेस मतलब क्या? फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस। अब मैच करवा लो। देखो वर्चुअल स्टोरेज असाइन टू ए प्रोसेस। वर्चुअल स्टोरेज जो कि किसी प्रोसेस को असाइन किया जाता है। मतलब वर्चुअल स्टोरेज मतलब क्या? सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज जो प्रोसेस को असाइन किया जाता है। तो जानना पूरे स्टोरेज की बात कर रहे हैं, और पूरा स्टोरेज असाइन करने का मतलब क्या होगा? वर्चुअल एड्रेस स्पेस। वर्चुअल एड्रेस स्पेस। डन। ठीक। द रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेस अवेलेबल टू ए प्रोसेस। रेंज, मेमोरी एड्रेस को अलोकेट करने के लिए रेंज है ना। अगला पढ़ो, द एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन इन मेन मेमोरी। फिर अगला पढ़ो, द एड्रेस असाइन टू ए लोकेशन इन वर्चुअल मेमोरी टू अलाउ द लोकेशन टू द असाइन थ्रू इट्स पार्ट इन द मेन मेमोरी। अब आप बताओ, मैच कराओ, अगला मैच कराओ। जैसे बात करें तो यहां पे कह रहे हैं, यहां पे अगर रेंज की बात करें, देखो यहां पे रेंज की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं रेंज किसके लिए? सबसे पहले रेंज की बात कर, रेंज किसके लिए? रेंज कह रहा है रेंज ऑफ द मेमोरी अवेलेबल टू प्रोसेस। अरे रेंज क्या होती है? किसी प्रोसेस के लिए रेंज क्या होती है? बताओ जल्दी बताओ, सोचो। व्हाट इज राइट आंसर? देखो ना, या तो ये पूछा था रेंज मेमोरी एड्रेस अवेलेबल टू द प्रोसेस। रेंज, भाई मेमोरी तो बहुत ज्यादा है, अब कौन सी रेंज के लिए आपको दिया गया है? ठीक। अच्छा, जैसे द एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन इन मेन मेमोरी। एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस क्या कहलाएगा? रियल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। इसमें तो एक दो मैच होते हैं, आपका आंसर से आ जाता है ना। तो एक दो मैच होते हैं, आपका आंसर बन के हो गया। आंसर कौन सा बन रहा है? कौन सा बन रहा है? बी आंसर बन रहा है ना। देखो आंसर बी बन रहा है ना। कैसे बन रहा है? देखो, एक का फोर्थ वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस क्या होता है?
लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस मतलब एड्रेस असाइन टू द लोकेशन इन द वर्चुअल मेमोरी टू अलोकेट दैट द लोकेशन इज एक्सेस थ्रू इट्स वर पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपका जो लॉजिकल एड्रेस होता है वो आपका यही कहलाता है, लॉजिकल एड्रेस आपका यही कहलाता है। ठीक है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस आप पता ही लग गया, वर्चुअल एड्रेस स्पेस। फिर द एड्रेस, उसके बाद कह रहा है एड्रेस स्पेस। अगर एड्रेस स्पेस की बात करें तो एड्रेस स्पेस अब क्या हो जाएगा, द रेंज ऑफ द मेन मेमोरी अवेलेबल टू द प्रोसेस। एड्रेस स्पेस वही तो होता है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, यहाँ पे पॉइंट आता है कि आपको मैंने लॉजिकल एड्रेस तो बता दिया था और वर्बली मैंने आपको लॉजिकल एड्रेस के बारे में कहा था कि लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस होता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने आपकी पूरा पूरा आपका माइंड घुमा दिया, है ना, पूरा पूरा आपका माइंड घुमा दिया। क्योंकि लॉजिकल एड्रेस को इसने क्या कह दिया, वर्चुअल एड्रेस कह दिया। लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या कह दिया इसने, वर्चुअल एड्रेस स्पेस कह दिया। फिजिकल एड्रेस क्या कह दिया, रियल एड्रेस कह दिया। तो भी सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये जो आपके सामने अगर मान के चलो इस टाइप से कोई भी की पॉइंट्स आपके चेंज होके पूछते हैं तो मैं वर्बली जो आपको बोलता हूँ लॉजिकल एड्रेस किसका होता है, हमेशा और हमेशा सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है। अब जैसे आपको सिखा रखा है सीपीयू के द्वारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है, सीपीयू के द्वारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया जाता है। इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या, सेकेंडरी मेमोरी का एक एड्रेस जनरेट करेगा सीपीयू। और सीपीयू के द्वारा जो लॉजिकल एड्रेस वर्चुअल एड्रेस जनरेट किया जाता है ना, इसका मतलब ये होता है द एड्रेस असाइन टू ए लोकेशन इन वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी मतलब क्या, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लोकेशन के अंदर जो वर्चुअल एड्रेस असाइन किया गया है। ठीक है, मेमोरी टू अलाउ दैट लोकेशन टू बी एक्सेस एज थ्रो इट वर बी पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, जिसके अंदर की अलाउ करेंगे, क्या करेंगे अलाउ, कि मेन मेमोरी के अंदर हम क्या ला सके, डेटा ला सके। ठीक है, तो यही तो होता है। सीपीयू क्या करता है, सबसे पहले लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है सीपीयू, और सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जब जनरेट करता है तो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करने के बाद में सीपीयू लॉजिकल एड्रेस से डेटा उठा कहाँ लेके आता है, फिजिकल एड्रेस पे लेके आता है। तो लॉजिकल एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करता है ना, वो आपके सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस होता है। किस कहता है, सेकेंडरी मेमोरी है ना। सेकेंडरी मेमोरी तो बहुत बड़ी है, 1 टीबी की मेमोरी है, आपका प्रोग्राम तो 1 जीबी का है, तो 1 टीबी की मेमोरी तो बहुत बड़ी है। अब आपका जो 1 जीबी प्रोग्राम है वो कहाँ पे है, उसका एड्रेस क्या होता है, वर्चुअल एड्रेस। और वर्चुअल एड्रेस स्पेस की बात करें तो भाई आपका प्रोग्राम की साइज क्या है, आपके प्रोग्राम की साइज क्या है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन पूछा गया था। और ध्यान ना, अगर मान के चलो इस टाइप की मैचिंग क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप मैचिंग क्वेश्चन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके भाई। आप मैंने वर्बली बोला था, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आपने, फिजिकल वर्ड बोला था तो वहीं से सोल्व हो गया, बिल्कुल सही बात है भाई। आपका फिजिकल एड्रेस होता है, रियल एड्रेस होता है, आपके मेन मेमोरी का एड्रेस होता है। तो वो सारी चीजें मैंने आपको लिखवा रखी है, चर्चा बता रखी है, लिखवा रखी है, उससे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन ए सिस्टम विथ 32 बिट लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ना, क्या दे रखा है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अब जाना लॉजिकल एड्रेस स्पेस किस रूप में दे रखा है, जानना लॉजिकल एड्रेस किस रूप में दे रखा है, 32 बिट्स। किस रूप में दे रखा है, 32 बिट्स। अगर लॉजिकल एड्रेस स्पेस 32 बिट्स में दे रखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं लॉजिकल एड्रेस ही दे रखा है। क्या दे रखा है, लॉजिकल एड्रेस दे रखा है, क्योंकि बिट्स में दे रखा है, पता है ना आपको। अगर लॉजिकल स्पेस की बात करेगा तो फिर क्या आ जाएगा, वो बाइट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने बिट्स में दे रखा है, इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस दे रखा है, कंफ्यूज मत होना। अच्छा, कह रहा है पेज साइज, पेज साइज दे रखे भाई आपको, पेज साइज क्या देखे, देखो अब ये तो क्या देखा, लॉजिकल एड्रेस दे रखा है कितना, 32 बिट। अब मेरे को बताओ इस लॉजिकल एड्रेस में क्या क्या होता है भाई, लॉजिकल एड्रेस में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, नंबर ऑफ पेज, और क्या, पेज साइज, पेज साइज, या फिर क्या क्या इश्यू क्या कहते हैं, है ना, इश्यू क्या कहते हैं, पेज ऑफसेट। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा था ना कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, बन गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब आपको दे रखा है कि ये टोटल एड्रेस है ना, ये टोटल एड्रेस तो दे रखा है आपको 32 बिट, 32 बिट टोटल एड्रेस दे रखा है, और साथ में आपको दे रखा है कि पेज साइज आपको और दे रखी है। पेज साइज कितनी दे रखी है ना, पेज साइज आपको दे रखी है, पेज साइज कितनी दे रखी है, 4 क्या KB, 4 KB। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, पेज साइज किस में लगा लो, 2 की पावर ले लो, पेज साइज ले लो 2 की, 4 क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, और K को क्या लिखेंगे 2 की पावर 10, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 12, है ना। तो यहाँ पे जो पेज साइज है ना, ये तो कितने बिट का हो गया, 12 बिट का। तो अब मुझे बताओ कि पेज जो नंबर ऑफ पेज ये कितने बिट का हो जाएगा, ये टोटल 32 बिट का है, ये 12 बिट का हो गया, ये कितने बिट का हो गया, 20 बिट। अब पूछा क्या है वो देखो,
हाउ मेनी एंट्री आर देयर इन पेज टेबल, ये कह रहे हैं कि आपके पेज टेबल की एंट्री कितनी होंगी, हाउ मेनी नंबर पूछा आपसे। तो 20 बिट से मैं टोटल एंट्री कितनी बना सकता हूं, 2 की पावर क्या 20, 2 की पावर क्या 20 बिट, 20 बिट से टोटल एंट्री कितनी बना सकता हूं 2 की पावर 20। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, इज द राइट आंसर ना। टोटल आपसे एंट्री पूछी है, तो मैंने आपको कहा था ना कि जैसे 20 बिट के माध्यम से, भाई हमें पता है 3 बिट के माध्यम से, 3 बिट के माध्यम से टोटल एंट्री कितनी बनती है 8 बनती है। कैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 बिट के माध्यम से कितनी एंट्री बनती है 8 एंट्री बनती है। 4 बिट के माध्यम से 16, 5 के माध्यम से 32, 6 के माध्यम से 64, 7 के माध्यम से 128, 8 के माध्यम से 256, 9 के माध्यम से 512, 10 के माध्यम से 1024, 11 के माध्यम से 2048, 13 के माध्यम से 4096, 14 के माध्यम से 8000। मतलब उसके बाद देखो अब जैसे आगे कैलकुलेट कर चल जाओगे ना तो नंबर बढ़ते चल जाएंगे, तो इसलिए कभी भी आपको नंबर में नहीं पूछेगा, फिर आपको 2 की पावर में पूछ लेगा। तो इसलिए इसने क्या पूछ लिया 2 की पावर में पूछ लिया। डन। नंबर ऑफ पेज पूछा है, किसने पूछा है 2 की पावर में पूछा है ना। कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट का गलत है, कितने स्टूडेंट का गलत है। अभी तो रिमांड चढ़ेगा, टेंशन मतलब आज तो इसलिए तो करवाए क्वेश्चंस, है ना। आपको इतने अच्छे तरीके से सिखाने के बाद भी अगर आप गलत कर रहे हो ना तो फिर ना जी दुख पाता है, फिर मेरा ना दिल दुखता है बहुत ज्यादा। अब बताऊंगा फिर आपको क्या बता रखा है आपको। अरे भाइयों, सिस्टम विथ 32 बिट लॉजिकल एड्रेस स्पेस, अगर बिट्स की फॉर्म में दे रखा है तो लॉजिकल एड्रेस है, बाइट्स की फॉर्म में दे रखा है तो उसका लॉजिकल एड्रेस क्या स्टोरेज है। लॉजिकल एड्रेस आपको बिट्स की फॉर्म में दे रखा था, पेज साइज आपको दे रखी थी, नंबर ऑफ पेज आपसे पूछा था। इसमें क्या कंफ्यूज होना भाई, इतने इजी क्वेश्चन में कंफ्यूज होने कहां जरूरत आ रही है भाई। सारी चीजें आपको करवा रखी है, लिखवा रखी सारी चीजें, जस्ट क्या देना था आंसर देना था, कोई दिक्कत नहीं है। गलत होगा उसका देखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंसिडर 2 प्रोसेस, 2 प्रोसेस है भाई, 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस है P3, एक प्रोसेस है P4। ठीक है भाई, 2 प्रोसेस है P3 P4, 2 प्रोसेस है दैट शेयर ग्लोबल वेरिएबल B एंड C। शेयर कर रहे हैं, शेयर का मतलब है कि क्रिटिकल सेशन में होंगे, मतलब शेयर कर रहे हैं, हमें नहीं पता क्रिटिकल सेशन वगैरह कुछ नहीं दे रखा, हमें कह रहा है शेयर कर रखे। एक तो वेरिएबल क्या है B है, एक तो वेरिएबल क्या है B है, एक वेरिएबल क्या है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं क्योंकि ऑपरेशन करने हैं इसमें ना। एक तो वेरिएबल B है, एक वेरिएबल क्या है C है। ठीक है। अच्छा इनिशियल वैल्यू बिग की इनिशियल वैल्यू कितनी है भाई, बिग की इनिशियल वैल्यू 1, सी की इनिशियल वैल्यू कितनी है, सी की इनिशियल 2। डन। एट सम पॉइंट इन इट्स एग्जीक्यूशन, ये क्या हो रहे हैं, ये एग्जीक्यूशन हो रहे हैं, उस टाइम पे इनकी इनिशियल वैल्यू कुछ दे रखी है। P3 एग्जीक्यूट द असाइनमेंट B इक्वल टू B प्लस C। P3 ना P3, ये P3 है, ये क्या करेगा, ये करेगा B इक्वल टू B प्लस C करेगा, ये करेगा। अच्छा एट सेम पॉइंट इन इट्स एग्जीक्यूशन P4 एग्जीक्यूट द असाइनमेंट, P4 एग्जीक्यूट क्या करेगा C इक्वल टू B प्लस C, ये P4 एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। इफ P3 एग्जीक्यूट इट असाइनमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट, ये कह रहे हैं P3 अगर असाइनमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट एग्जीक्यूट करता है, P3 अपना स्टेटमेंट अगर पहले एग्जीक्यूट करता है तो आपके फाइनल वैल्यू क्या होगी B और C की। बस इतना काम पूछे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर दो, क्या फर्क पड़ता है। लो P3 अपना काम पहले कर देगा, P3 अपना काम पहले करेगा तो P3 क्या करेगा B इक्वल टू B प्लस C, क्या हो जाएगा B इक्वल टू 1 प्लस क्या 2, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो P3 ने अपना काम किया, B की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ठीक। अच्छा उसके बाद क्या कौन करेगा P3 करेगा, फिर P4 बच गया, अब कौन करेगा P4 करेगा। अच्छा P4 अपना काम क्या करेगा, P4 अपना काम ये करेगा, क्या करेगा C इक्वल टू B प्लस C, B की वैल्यू कितनी है 3 है, C की वैल्यू कितनी है 2 है, क्या कर देगा C की वैल्यू कितनी बना देगा 5। फाइनल देखो भाई, फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा, फाइनल आउटपुट में B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। राइट आंसर क्या बनेगा, ए इज द राइट आंसर। ना इसी को हम क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट कहते हैं रेस कंडीशन, रेस कंडीशन, रेस कंडीशन। और जानना रेस कंडीशन अगर ना हो, रेस कंडीशन अगर ना हो, इसके लिए आपको क्रिटिकल सेशन में ज्यादा से ज्यादा एक टाइम पे कितने प्रोसेस लागू करने चाहिए, एक। रेस कंडीशन ना हो, रेस कंडीशन कंडीशन ना हो
इसके लिए क्रिटिकल सेशन में ज्यादा से ज्यादा एक प्रोसेस को अलाउ करना चाहिए, एक प्रोसेस को अलाउ करना चाहिए। जानना फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, फ्रिक्वेंटली मैंने 10 एग्जाम में क्वेश्चन देख लिया। फ्रिक्वेंटली एग्जाम क्वेश्चन बनता है, रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्रिटिकल सेशन में ज्यादा कितने प्रोसेस अलाउ करने चाहिए? एक। ठीक है, रेस कंडीशन के बेस पे क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या इस पे पूछेगा या रेस कंडीशन की डेफिनेशन पूछेगा। रेस कंडीशन डेफिनेशन क्या होती है? फाइनल आउटपुट डिपेंड करता है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे, इसी को बोलते हैं रेस कंडीशन। फाइनल आउटपुट डिपेंड करता है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस पे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता रखा था, लेकिन रेस कंडीशन पे न्यूमेरिकल नहीं करवाया, क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट पता है ना, बस। तो फिर न्यूमेरिकल में कौन सा तुम्हें जोड़ बाकी नहीं आता क्या? पहली क्लास के जोड़ बाकी है, इजी जोड़ बाकी, कोई बहुत बड़ा जोड़ बाकी नहीं है, तो आना चाहिए फिर आपको। ठीक है, डन भाई। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ए कंडीशन इन विच ए प्रोसेस इज स्पेंडिंग मोर टाइम पेजिंग देन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि प्रोसेस है ना, वो अपना ज्यादा टाइम किस में? पेजिंग में कर रहे हैं। पेजिंग मतलब स्वैप इन स्वैप आउट में अपना टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, किसके कंपेरिजन में? एग्जीक्यूशन कंपेरिजन में। ये कंडीशन क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। साफ साफ लिखवा रहा है थ्रेशिंग। क्या लिखवा रखा है? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्रोसेस अपना मैक्सिमम टाइम, सॉरी यहां बात करते हैं प्रोसेस स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम टू स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन। यहां पे आपके स्वैप इन स्वैप आउट पे ज्यादा टाइम स्पेंड होना स्टार्ट हो जाता है कंपेरिजन टू एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है ना, थ्रेशिंग होने के मेन रीजन क्या है? थ्रेशिंग होने के पीछे मेन रीजन क्या क्या होते हैं? लिखवा रखा है सारी चीजें। देखो, थ्रेशिंग होने के पीछे मेन रीजन क्या क्या होते हैं? स्टार्टिंग में आप जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते जाते हो रैम में, आपका प्रोसेस का यूटिलाइजेशन बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते जाते हो, प्रोसेस का यूटिलाइजेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जिसको कहते हैं लैम्बडा। अगर उसके बाद भी आपने लगातार कंटिन्यूसली आपने क्या किया? अगर आप कंटिन्यूसली आप क्या इंक्रीज करते रहे, अगर आप प्रोसेस लगातार इंक्रीज करते रहे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके ड्रास्टिकली आपके क्या आ जाएगा? सीपीयू का यूटिलाइजेशन डाउन आ जाएगा। और ड्रास्टिकली सीपीयू की यूटिलाइजेशन डाउन आता है ना, इसी कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं? इसी कॉन्सेप्ट में कहते हैं थ्रेशिंग। और थ्रेशिंग के ऊपर आपको डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया? क्वेश्चन पूछ लिया। स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते जाते हो, किसमें? रैम में, सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ता चल जाता है। एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन रैम क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ मल्टीप्रोग्रामिंग, है ना। हर एक कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होने चाहिए। राइट आंसर क्या बन जाएगा? थ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ सीमाफोर कैन बी यूज टू प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर मतलब क्या होता है भाई हमें पता है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब होता है, आपको बताया था ना, जैसे घर में जब झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी का, तो क्या करो? किचन का खाना बारी बारी से एक्सेस करो, है ना। वही कॉन्सेप्ट, एक के बाद एक, मतलब क्या करो? प्रोसेस को एक बार में, एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेशन क्या करना है? अलाउ करना है। ठीक है, क्रिटिकल सेशन में एक ही प्रोसेस को एक बार में क्या करना है? अलाउ करना है। यही आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। और इसको प्राप्त हम किससे कर सकते हैं? सीमाफोर से प्राप्त कर सकते हैं। सीमाफोर भी दो टाइप का होता है, एक काउंटिंग सीमाफोर, एक बाइनरी सीमाफोर। ठीक, अच्छा, व्हेन म्यूटेक्स लॉक, एक म्यूटेक्स लॉक क्या होता है? देखो म्यूटेक्स लॉक क्या होता है, समझो। देखो म्यूटेक्स लॉक की बात करें तो म्यूटेक्स लॉक एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं? हम यूज करते हैं 0-1 को, हम करते हैं 0-1 को। इसका मतलब होता है यहाँ पे हम बात करते हैं अनलॉक की बात करते हैं, और यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? लॉक की बात करते हैं। तो अगर आपको क्रिटिकल सेशन एक्सेस करना है ना, तो आप क्या करो? लॉक कर दो और फिर एक्सेस करो। और जैसे आपको क्रिटिकल सेशन आपको फ्री करना है, आप क्या करो? अनलॉक कर दो। तो यहाँ पे 0-1 के कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्या करते हैं? म्यूटेक्स को काम में लेते हैं, जिससे कि क्रिटिकल सेशन में ज्यादा एक बार में एक ही प्रोसेस क्या कर सके? अलाउ हो सके। अब ये कह रहे हैं कि म्यूटेक्स लॉक अगर अवेलेबल नहीं है, म्यूटेक्स लॉक अगर अवेलेबल नहीं है, तो क्रिटिकल सेशन में आपको, नहीं सॉरी, सीमाफोर में आपको किसको काम में लेना चाहिए जिससे कि म्यूटेक्स लॉक जैसा काम हो जाए?
किसको? बाइनरी सीमाफोर, नाम से पता लग रहा है बाइनरी सीमाफोर, नाम से पता लगा बाइनरी मतलब 0 1 सिर्फ दो। क्या लिखा हुआ है? जब नो नो साफ साफ ये कह रहा हूँ 0 1 दो ही चीज है, तो बाइनरी का मतलब क्या होता है? ये तो होता है 0 1। अब भी बहस क्यों कर रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ म्यूटेक्स का मतलब होता है 0 1, 0 1 मतलब क्या? बाइनरी। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? बाइनरी सीमाफोर। तो म्यूटेक्स को अगर अवेलेबल नहीं है तो म्यूटेक्स जैसा अगर काम करवाना है तो फिर आप क्या करोगे? बाइनरी सीमाफोर को काम में लोगे। ठीक है, तो राइट आंसर बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। मुझे 100% विश्वास है ऑनलाइन वाले बहुत सारे स्टूडेंट के 10+ नंबर मिलेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइम दे रखे हैं, थ्रूपुट दे रखे हैं, टर्न आउट टाइम दे रखे हैं, वेटिंग टाइम दे रखा है, रेस्पॉन्स टाइम दे रखे हैं। ठीक है, सबकी डेफिनेशन आपको लिखवा रखी है, जस्ट क्या है मैच करना है ना, क्रॉस चेक वाला काम करना है, बच्चों वाला काम है। देखो थ्रूपुट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, बिल्कुल ये आ गया, यहाँ कर लो। नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम क्या होता है? थ्रूपुट होता है। इसका मतलब फर्स्ट एक का क्या हो गया? एक का हो गया सेकंड। टर्न आउट टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम का मतलब होता है बैंक में गेट के अंदर घुसने के बाद बैंक से बाहर आने तक का टाइम टर्न आउट टाइम कहलाता है। टर्न अराउंड टाइम में सारा टाइम कंप्लीट इंक्लूड होता है। टर्न अराउंड टाइम में वेटिंग टाइम, आईओ टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम सब इंक्लूड होता है। उसको बोलते हैं क्या? टर्न अराउंड टाइम। क्या बन जाएगा? फोर्थ, टोटल टाइम फ्रॉम प्रोसेस सबमिशन टू इट्स कंप्लीशन डूइंग आईओ वेटिंग इन रेडी क्यू एंड एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू। बिल्कुल सही बात है। जो टर्न अराउंड टाइम होता है ना, उसका मतलब होता है भाई सारे टाइम, उसका मतलब होता है सारे टाइम। पता है ना आपको, बैंक के गेट में जैसे अंदर गए, अंदर जाने के बाद आपका टर्न अराउंड टाइम क्या? स्टार्ट। और जब बाहर आए तो टर्न अराउंड टाइम क्या? कंप्लीट। आप बैंक में अंदर गए 10 बजे, आप बैंक से बाहर आए 10:30 पे, तो आपका 30 मिनट आपका क्या? टर्न अराउंड टाइम है। जबकि एक्चुअल में आपको बैंक में काम था 5 मिनट का। कितना काम था? 5 मिनट का। अब 5 मिनट का काम था तो बाकी 25 मिनट का टाइम क्या कहलाएगा? वेटिंग टाइम। क्या कहलाएगा? वेटिंग। बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझा रखा है आपको, है ना। अगला क्या है? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम आपको पता लग ही गया। टर्न अराउंड टाइम में से एग्जीक्यूशन टाइम क्या कर दो? हटा दो। अब इसमें से बताओ क्या होगा? टोटल टाइम ए प्रोसेस स्पेंड इन रेडी क्यू फॉर वेटिंग ए प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। वेटिंग टाइम मतलब होता है कि आपके देखो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फोर्थ, इसका हो जाएगा फोर्थ, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? थर्ड। भाई सीधी सी बात है, आपका प्रोसेस कितना टाइम रेडी क्यू में स्पेंड करता है वही वेटिंग टाइम कहलाता है। पता है ना आपको, बैंक में गए आप 10 बजे, बाहर आए 10:30 पे, काम था 5 मिनट का, वेट कितना टाइम किया? 25 मिनट। तो आपने वेट 25 मिनट क्या किया? लाइन में लगे होंगे, तो वो क्यू तो है वहां पे, तो उसका जो टाइम है वेटिंग टाइम। रेस्पॉन्स टाइम, रेस्पॉन्स टाइम मतलब आप बैंक में अंदर गए 10 बजे, 10:10 पे आपको क्या दिया गया? रेस्पॉन्स दिया गया क्लर्क के द्वारा, उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। क्या हो जाएगा? द टाइम फ्रॉम प्रोसेस सबमिट इट्स फर्स्ट रेस्पॉन्स बीइंग प्रोड्यूस। फर्स्ट रेस्पॉन्स, पहला रेस्पॉन्स जो प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स टाइम। अब मैच कर लो भाई, क्या बन जाएगा? एक का सेकंड, बिग का फोर्थ, फोर्थ बन जाएगा ना। डी इज द राइट आंसर। देन एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पुट करता है ना, उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पुट करता है जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो। बस ये है कि एग्जामिनर का माइंडसेट आपको रीड करना होता है, आपका क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। डन। नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट एन इवेंट टू इन्वोक मीडियम टर्म सेलुलर। मीडियम टर्म सेलुलर की डेफिनेशन पूछ ली। क्या होता है भाई मीडियम टर्म? मिड टर्म सेलुलर क्या काम करता है भाई? आपके पास में 3 टाइप के सेलुलर होते हैं। पहला होता है कौन सा? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम करता है भाई? न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है। बिल्कुल सही बात है, क्रिएट करता है। और साथ में क्या करता है? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करता है। सही बात है ना। एक दूसरा शेड्यूलर कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या काम करता है भाई? रेडी से रनिंग में प्रोसेस को भेजता है। रनिंग में
भेजता है, इसका मतलब क्या काम करता है, डिस्पैच करता है। क्या काम करता है, डिस्पैच करता है। एक तीसरा शेड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं मिड टर्म शेड्यूल। मिड टर्म शेड्यूल मतलब होता है जब आपके रैम के अंदर लैक ऑफ मेमोरी, अगर रैम का स्पेस अगर आपका फुली ऑक्यूपाई हो जाता है तो उसके बाद कुछ प्रोसेस को उठा के कहां पे डाल देता है, रैम से सेकेंडरी मेमोरी में, और कुछ नए प्रोसेस को सेकेंडरी मेमोरी से रैम में लेके आना। तो ना रैम से उठा के सेकेंडरी में डालना, वापस लेके आना, क्या करना, मिड टर्म शेड्यूल करता है। तो क्या करेगा, नीड ऑफ स्वैपिंग, नीड ऑफ स्वैपिंग। ठीक है, डन। तो स्वैपिंग का काम कौन करेगा, आपका मिड टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, हाउ मेनी टाइम द फॉलोइंग सी प्रोग्रामिंग प्रिंट हेलो। सी प्रोग्राम में हेलो कितनी बार प्रिंट होगा, फोर्क स्टेटमेंट है। कितने फोर्क स्टेटमेंट हैं, दो फोर्क स्टेटमेंट हैं, दो फोर्क स्टेटमेंट, दो फोर्क स्टेटमेंट हैं। तो नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने क्रिएट होंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1, कितने, 3। 3 तो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स को मत भूल जाना, लेकिन पेरेंट्स को मत भूल जाना। एक तो पेरेंट्स रहेगा, एक तो पेरेंट रहेगा। कितनी बार होगा, 4 बार। कितनी बार होगा, 4 बार। कितनी बार होगा, 4 बार। भाई सीधी सी बात है, दो फोर्क स्टेटमेंट है, दो फोर्क स्टेटमेंट से चाइल्ड प्रोसेस कितने बनेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1। लेकिन देखो अगर आपसे पूछे कि टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितने बन रहे हैं, यहाँ पे टोटल चाइल्ड प्रोसेस बन रहे हैं यहाँ पे 3, टोटल प्रोसेस यहाँ पे कितने हैं, 4। और अगर टोटल 4 प्रोसेस है तो स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 4 बार। राइट आंसर 4। कितने स्टूडेंट गलत हैं, सिखाऊंगा, रुक जाओ, है ना, बहुत दिन हो गए, गुस्सा तो आ ही रहा है, अब सिखाऊंगा, है ना। तो कितने होंगे, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे से सिखा रखा था, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपके लिखवाया था कॉपी में, और सेम क्वेश्चन लिखवाया था, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लिखवाया था और सेम क्वेश्चन लिखवाया था, डिट्टो क्वेश्चन कॉपी में एज इट एज लिखवा रखा है। ठीक है, दिखाऊंगा आपको कि पावर ऑफ रिवीजन क्या होती है, और दिखाऊंगा पावर ऑफ सुनील सर का गुस्सा क्या होता है, रिवीजन सती भी दिखाऊंगा आज आपको। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द 5 प्रोसेस विद गिवन अराइवल एंड सर्विस टाइम। 5 प्रोसेस जिनका अराइवल सर्विस टाइम आपको दे रखा है। 5 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, फटाक से कर लीजिए। P0 प्रोसेस, अरे प्रोसेस का नाम, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है प्रोसेस नाम से, ABCD, कोई फर्क नहीं पड़ता। अराइवल टाइम, अराइवल टाइम कितना है भाई, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, सर्विस टाइम, सर्विस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, बस टाइम एक ही बात होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3, 6, 4, 5 और 2। ठीक है, फटाक से कर लीजिए, बनाओ भाई। सबसे पहले टाइम 0 पे कोई प्रोसेस आया, बिल्कुल आया। टाइम 0 पे कौन आ गया, ए आ गया, टाइम 0 पे आ गया। एक को कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा देना, टाइम 0 पे आया, एक को कंप्लीट एग्जीक्यूट करवा देना। क्यों, क्योंकि ये प्रिमिटिव नहीं है ना। शॉर्ट टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट का मतलब है शॉर्ट टेस्ट रिमेनिंग टाइम, सॉरी शॉर्ट टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्ट टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट मतलब शॉर्ट टेस्ट जॉब फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कहां तक एग्जीक्यूट करवाओगे, 3 यूनिट चाहिए, पूरा एग्जीक्यूट एक साथ करवाओगे ना, बिल्कुल भाई पूरा एग्जीक्यूट एक साथ करवाओगे, क्योंकि प्रिंट नहीं कर सकते। अब देखो 3 टाइम पे बात करें तो एक ही प्रोसेस आया, टाइम 3 पे बात करें, टाइम 3 पे एक ही प्रोसेस आया, कौन सा, बी। बाकी आपके पास है ही नहीं, तो एग्जीक्यूट कहां से करवाओगे, तो सिर्फ बिग को एग्जीक्यूट कराओगे। किसको एग्जीक्यूट करवाओगे, बिग को एग्जीक्यूट कराओगे। और बिग को करवाओगे तो कितना एग्जीक्यूट करवाओगे, 6 यूनिट। 3 से स्टार्ट किया, 6 यूनिट एग्जीक्यूट कराओगे, कितना हो जाएगा, 9। टाइम 9 पे सारे आ गए, टाइम 9 पे सारे आ गए। अब आपके पास 3 प्रोसेस मौजूद है। अब आपको क्राइटेरिया देखना है कौन सा, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। अब आपके सामने CDE 3 प्रोसेस मौजूद है। सबसे छोटी जॉब किसकी है, सब छोटी जॉब किसकी है, इक की। सब छोटी जॉब किसकी है, इक की। इक को एग्जीक्यूट करा दो भाई 11, सब छोटी जॉब है इक की, इक को एग्जीक्यूट करा दो, इसको खत्म करो। उसके बाद किसकी है, सीक की। किसकी है, सीक की। सीक को एग्जीक्यूट कराओ कितना, 15, इसको खत्म करो। उसके बाद किसकी है, डिक की। डिक को एग्जीक्यूट कराओ कितना, 20। काम अपना कंप्लीट, काम अपना कंप्लीट। सही बात है, आगे बात करो। कंप्लीशन टाइम लिखो भाई, फटाक से कंप्लीशन टाइम लिखो। कंप्लीशन टाइम कितना है, एक का कितना है, 3 है। बी का कितना है, 9 है। सी का कितना है, 15 है। डी का कितना है, 20 है। ई का कितना है, 11 है। उसके बाद क्या, टर्न अराउंड टाइम। बताओ भाई, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 3, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 7, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 11, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 14, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम कितना, टोटल एवरेज पूछ रहे हैं
क्या पूछ रहे हैं? एवरेज, एवरेज पूछ रहे हैं। फटाक से निकाल लीजिए एवरेज क्या होगा। क्या होगा? 7 3 10 और 11 21, 21 और 14 35 और 3 38, 38 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 5 7 पंजू 35 है ना, कितना हो जाएगा? 3 सॉरी 5 3 बच गया तो 6 इज द राइट आंसर। डन, ओके ठीक है, कोई दिक्कत? नो इश्यू, बहुत इजी क्वेश्चन था। कितने गलत हुआ? होगा गलत, अभी तो बहुत होगा गलत, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे क्या कर रहे हैं? कंसीडर ए सिस्टम विद 5 प्रोसेस। आपके सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है? 5 प्रोसेस है, और 5 प्रोसेस में क्या रहा है? P0 से P4 तक 5 प्रोसेस 3 रिसोर्स है, ठीक है। 5 प्रोसेस है 3 रिसोर्स है। उस पर करें रिसोर्स के टाइप ए बी सी। सपोज दैट एट टाइम T0 द फॉलोइंग स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम हैज बीन टेकन। एक टाइम T0 पे एक स्नैपशॉट लिया गया है, ठीक है। उस पर करें चेक वेदर द रिक्वेस्ट फॉर 020 बाई P0 कैन बी ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू बैंकर्स एल्गोरिथम। अभी कह रहे हैं भाई P0 है ना, P0 ने एक रिक्वेस्ट की है, कितने रिसोर्स की? 020 रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है। 020 रिसोर्स क्या किया? रिक्वेस्ट किया। किसने? P0 ने। किसने? P0 ने। अच्छा, अवेलेबल कितने हैं? अवेलेबल कितने हैं? 230। क्या 230 में क्या इसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूं? करवा सकता हूं, है ना। P0 को एग्जीक्यूट करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ? 230 है तो मैं क्या कर सकता हूं? एग्जीक्यूट करवा सकता हूं। अच्छा, इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है भाई, हो गया एग्जीक्यूट, काम खत्म। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब देखो, अब इसको क्या है? इसने इसको ये तो मिले हुए हैं। अच्छा, ये क्या है? इसकी नीड है। ये क्या है? इसकी नीड है। अच्छा, उसके बाद में अब इसने क्या किया? इतने ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है, ये तो इसने एग्जीक्यूट करवा लिए। अच्छा, अब इसको कितने और एग्जीक्यूट करवाने हैं? 7 4 3 माइनस ये कर दो, तो कितने एग्जीक्यूट करवाने? 7 2 और 3। अभी ये एग्जीक्यूट करवाने, एग्जीक्यूट करवाने। अवेलेबल कितने हो गए? देखो अवेलेबल कितने हो गए? ये 2 एग्जीक्यूट करवा, अवेलेबल कितने हो गए? 2 2 5 और 0, ये अवेलेबल हो गए। अच्छा, अब बताओ क्या? अब बताओ क्या करवा सकता हूं? नहीं करवा सकता भाई, ठीक है। इसने स्टार्टिंग में डिमांड की 020, ये तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी तो आगे करवाने हैं ना, तो आगे नहीं करवा सकता। नो, नहीं, नो, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड। रिक्वेस्ट आप ग्रांट नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी ग्रांटेड, क्योंकि यहां पे हमारे पास में अवेलेबल रिसोर्स कितने हैं? ये अवेलेबल है, ये हमारे पास क्या है? अवेलेबल है। और हमें कितने रिक्वायर्ड, कितने हैं? ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। नो, ये आपने नहीं सीखा तो थोड़ा रुक जाओ, शांत रहो, चुप बैठो, है ना। ये मैंने सिखा रखा है पूरा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करवाना था आपको? यहाँ पे करवाने थे, लेकिन आप नहीं करवा पाओगे, नो, है ना, ग्रांट नहीं करवा सकते, ठीक है। इन ए मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेयर्ड अमंग थ्रेड्स। देखो मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस की बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के अंदर, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर भाई हमें पता है कि हम जिस टाइप से हमारा प्रोसेस होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है, मान चलो एक प्रोसेस हमारा P1 प्रोसेस है, इसको हमने क्या कर रखा है? थ्रेड में डिवाइड कर रखा है, T1 थ्रेड, T2 थ्रेड, T3 थ्रेड, ये इसको बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग प्रोसेस, ठीक। तो ये जो थ्रेड होते हैं, ये तो थ्रेड होते हैं ना, ये थ्रेड बेसिकली क्या चीज शेयर नहीं करते, तो ना जो थ्रेड होते हैं ना, इनका स्वयं का रजिस्टर, इनका स्वयं का रजिस्टर और स्टैक, जो दो चीज है ना, रजिस्टर और स्टैक दो चीज है ना, ये तो हर एक थ्रेड की स्वयं की होती है, बाकी डेटा फाइल कोड सब शेयर होता है। ये तो होती है स्वयं की, ये तो प्रत्येक थ्रेड की, प्रत्येक थ्रेड की अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ना रजिस्टर और स्टैक प्रत्येक थ्रेड का अलग अलग होता है, और थ्रेड शेयर क्या करते हैं? थ्रेड शेयर करते हैं कोड, डेटा फाइल, ये शेयर करते हैं, शेयर करते हैं। तो थ्रेड ये चीज तो शेयर करेंगे, और प्रत्येक थ्रेड का रजिस्टर और स्टैक क्या होगा? अलग अलग रहेगा। प्रत्येक थ्रेड का रजिस्टर और स्टैक क्या होता है? अलग अलग होता है, जबकि कोड, डेटा और फाइल तीनों चीज क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। राइट आंसर क्या बनेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें।
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में क्या स्टोर करते हैं? हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है, क्या स्टोर करते हैं? वोलेटाइल डेटा ना, वोलेटाइल तो होता ही नहीं है। अनयूज डेटा इन स्मॉल क्वांटिटी ना, स्मॉल क्वांटिटी। मास मतलब बड़ा, लार्ज। मास नॉन वोलेटाइल डेटा एंड प्रोग्राम, मास नॉन वोलेटाइल डेटा एंड प्रोग्राम। ठीक है, डन। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? सी इज द थर्ड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेव ड्यूरिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में होता क्या है भाई? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है भाई? हमें पता है हमारे पास एक प्रोसेस P1 है, हमारे पास एक क्या है, एक प्रोसेस P2 है। और देखो ये इसको बोल रहे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता क्या? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सेविंग द स्टेट ऑफ वन प्रोसेस लोडिंग द स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस। ध्यान, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आपको लिखवा रखा है, क्या लिखवा रखा है? सेविंग द स्टेट ऑफ वन प्रोसेस। करंट मतलब वन वे की बात है, वन प्रोसेस। और दूसरा क्या होता है? लोडिंग द स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस। अनदर प्रोसेस क्या कहलाता है आपका? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहलाता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अंदर क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेव ड्यूरिंग द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। भाई जितने भी आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अंदर जो आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है ना, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोसेस आईडी के अलावा आपके क्या, प्रोसेस की स्टेट, जनरल पर्पज रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, सब अपडेट होते हैं। सब क्या होते हैं आपके? अपडेट होते हैं। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, प्रोसेस जो है वो एक स्टेट छोड़कर दूसरी स्टेट में जाएगा तो प्रोसेस स्टेट चेंज होगी, जनरल पर्पज रजिस्टर में डेटा चेंज होगा, प्रोग्राम काउंटर चेंज होगा, सब चीज चेंज होती है। तो सीपीयू रजिस्टर वैल्यू, मेमोरी इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस स्टेट, ये सब क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, डन। अब देखो, अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन थे, सारे के सारे ऑनलाइन स्टूडेंट मुझे एक बार फटाक से आंसर दे दीजिए, कितने कितने सही है कितने गलत है। राइट 7, रॉन्ग 1, अनअटेम्प्टेड 7। ग्रेट, ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है कि अगर आपने 7 ही अटेम्प्ट किए और इसमें एक ही गलत है तो बहुत अच्छी अप्रोच है। ग्रेट भाई, बहुत अच्छी अप्रोच है। इसी अप्रोच से आपको काम करना चाहिए, कम से कम नेगेटिव होने चाहिए। ये एक अच्छी अप्रोच मानी जाती है नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में। ठीक, 15 क्वेश्चन थे और इन 15 क्वेश्चन की अगर बात करें तो आज का हमारा जो हमारा पर्पस था, वो मेन पर्पस था इस चीज को समझाने का, ये समझाने का कि आप जो पढ़ रहे हो उस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आप जो पढ़ रहे हो उस पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने के साथ साथ ये काम करना जरूरी होता है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना तो आप जीरो, क्या हो? जीरो, नथिंग, कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप करंट में पढ़ रहे हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहे हो? करंट में अभी फिलहाल रिसेंट पढ़ रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरी लगातार क्लास चल रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। और उसके बाद 14 करेक्ट, ग्रेट देविका, ग्रेट, गुड। मुझे पता था कि ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। 12 सही, 13 सही, रजनी 12, 13, 14, 10, 10, ग्रेट। सभी आंसर दो एक बार फटाक से। 11, 10, 12, 12, 2 ही रॉन्ग हुए हैं सर, सिली मिस्टेक की वजह से, कोई नहीं। 10, 3 रॉन्ग हो गए, 2 अनअटेम्प्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको सिखाती है कि आप यहाँ पे कितना फोकस कर रहे हो। आपको यहाँ पे फोकस अगर नहीं है ना तो एग्जाम फाइट नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, है ना। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, मैं कितनी भी ईमानदार से मेहनत कर लूँ, मेरे कॉन्सेप्ट में 1% कमी नहीं है। ये पार्ट में कमी नहीं मिलेगी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपको वादा कर रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट में अगर आप मेरे से अच्छा कोई दिखा दोगे ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उसी दिन। इस कॉन्सेप्ट में 1% भी कमी नहीं रखता। ये चीज है ना, इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में कमी नहीं रखूंगा, सेकंड वाले पार्ट आपके हाथ में। और सेकंड वाले पार्ट में अगर कमी रहेगी ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको इससे पहले भी एक बार प्रूफ करके दिखाया था कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट, जिन्होंने ऑनलाइन स्टूडेंट में प्रोग्रामर में सिलेक्शन लिया, जिसकी फर्स्ट रैंक थी, जिसकी थर्ड रैंक थी, जिसकी 7वीं रैंक थी, जिसकी 10वीं रैंक थी, उनका डेटा दिखाया था मैंने आपको। उन बच्चों ने एक एक वीडियो को 15-15, 18-18 बार देख रखा था। उसको बोलते हैं रिवीजन, पावर ऑफ रिवीजन। प्रियंका 10, सर एक ही गलत हुआ है, एक इनकरेक्ट। 8, 10, 12, 10। आज बहुत सारे स्टूडेंट लाइव जुड़े हैं, 12, ग्रेट। इस सेशन में स्टूडेंट भी बहुत सारे लाइव जुड़े हैं, 100+ स्टूडेंट आज लाइव जुड़े, मजे आ गए। 12, 10, 12, 8 सही हैं, 4 गलत हैं। मैंने क्वेश्चन लेकिन 10 से सही हुए हैं, 7। देखो सीधी सी बात है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको अपने माइंड में ये इमेज अच्छे से क्लियर कर लेना है कि आपको पढ़ना कैसे है। मैंने आपके सामने आपकी इमेज रख दी, धन्ना, आपके सामने मैंने आपकी रियलिटी रख दी।
जो स्टूडेंट कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनकी रियलिटी आपके सामने रख चुका हूं मैं। अब आप अपने आप से खुद से चेक कर लेना। तो मेरे हिसाब से जो मैंने चीज़ आज आपके सामने की है, इसके बाद आपको ये चीज़ अच्छे से पता हो गया होगा कि आपको किस लेवल तक का क्या पढ़ना है। वरना आपका पढ़ना, मेरा पढ़ाना और एग्जामिनर का पूछना, इनके बीच में जो गैप है ना, उसको सबसे कम करना है। और यही हमारी जो कड़ी है ना, ये हमारी कड़ी लेके जाती है सिलेक्शन की तरफ। देखो, आप दूसरी जगह पढ़ते हो ना और मेरे पास पढ़ते हो, तो ये डिफरेंस आप फील हमेशा करोगे। मैं हमेशा और हमेशा इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और इस पार्ट पे फोकस करते हुए मैं एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देता हूँ। ये मेरा हमेशा टारगेट रहता है, और इसीलिए मेरे सिलेक्शन रेशियो सबसे ज़्यादा रहता है। प्रोग्रामर में एक तरफा सिलेक्शन ऐसे नहीं करके दिखाया, ये रैंडम टेस्ट में कभी भी उठा कर ले लेता था, और उससे उन बच्चों को ये पता लग जाता था कि अभी हमें कितना और पढ़ना है। अब आप देख लो ना, 15 क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बाहर था क्या बाहर? एक भी कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं था, एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बाहर नहीं था। और फिर भी आप 15 सही नहीं कर पाए। 15 नहीं तो एटलीस्ट 10, 11, 12 तो कर सकते थे, है ना। और धना, ये जो कर सकते थे ना, ये अगर अब के लिए है जब, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये कर सकते थे, अगर एग्जाम वाले दिन के लिए बन गया ना, तो फिर ये लगा लो कि वो पॉइंट आपका कहलाएगा फेलियर। एक ही अंतर होता है, जब आप फाइनल एग्जाम दोगे तो उस टाइम पे पॉइंट आता है कर सकते थे। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके सामने अपने आप से आप तब पूछते हो जब एग्जाम सेंटर से बाहर आ चुके होते हो, और उस टाइम पे आपकी एक ही इमेज चलती होती है, और उस टाइम पे आपके अंदर एक ही टाइप का जोश होता है, अगली बार तो पेपर फोड़ दूंगा। और फिर जोश सिर्फ 2, 3, 4 दिन रहता है, और जब अगला एग्जाम होता है 1 साल बाद होता है, तो सेम वही डिट्टो कहानी रिपीट होती है, कर सकता था। सारे के सारे क्वेश्चंस रिसेंट एग्जामिनर के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस हैं। आरपीएससी जो आपकी संस्थान है, उस संस्थान के द्वारा वॉइस प्रिंसिपल आईटीआई का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। उस पेपर के अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने क्या बोलते हैं, पेजिंग के अंदर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट, एक दो क्वेश्चन और थे जो कि मैंने पढ़ाया नहीं है। जैसे वो डिस्क शेड्यूलिंग का और था जो मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं लिया। वो मैं ले लूंगा आपको, है ना, जब से डिस्क शेड्यूलिंग पढ़ाऊंगा तब ले लूंगा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और थे जो मैंने अभी नहीं पढ़ा रखे, उस कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने उन क्वेश्चनों को नहीं रखा। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे, वो सारे क्वेश्चन लिए। मैंने ऐसा नहीं किया छोड़ दे, सारे क्वेश्चन लिए। कल आपकी नंबर, आपको ऑफलाइन वाले स्टूडेंट का नंबर चेक होकर आपका नंबर लिस्ट लग जाएगी, है ना। और नंबर लिस्ट लगने के बाद में जो आपने पेरेंट्स नंबर दे रखे हैं, उस पेरेंट्स नंबर पे एक छोटा सा मैसेज जाएगा, है ना, मेरी तरफ से। रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, आपके प्यारे से जो बच्चे हैं जिसका नाम हम भेजेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो अभी पास नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फाइनल एग्जाम पास नहीं होंगे, है ना। ये एक प्यारा सा मैसेज आपके पेरेंट्स तक भी पहुंचेगा, ठीक है। डन ना, ये चीज़ मैं करके दिखाऊंगा आपको, है ना। तो आप मुझे पर्सनली मिल लेना, जिनके नंबर कम है और जिनके नंबर अच्छे नंबर हैं उनको यही कहूँगा कि जिस लेवल की आप मेहनत आप कर रहे हो ना, इस लेवल तक की मेहनत आप लास्ट एग्जाम तक कर लेना। मैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन के रूप में आपकी फोटो आपका 100% लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, सारे स्टूडेंट मेरे पास जो है ना, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सारे स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं। सीरियसली ईमानदार से कह रहा हूँ, मैं किसी को घर पे जाकर नहीं पढ़ा के आ रहा, किसी को एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा रहा, सबको इक्वल पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इन्हीं में से सिलेक्शन होना और नहीं होना इन्हीं में से रहेगा। और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि इस बार सिलेक्शन की बात करोगे तो सिलेक्शन रेशो सबसे ज्यादा निकाल के दिखाऊंगा। हर एक स्टूडेंट की मॉनिटरिंग करूंगा, या तो बीच में कोचिंग छुड़वा दूंगा, बीच में छोड़ के भग जाओ, अच्छा रहेगा। फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, जब कहते हैं ना कि कई बार होता है ना कि आपकी नजरों के सामने जो चीज होती है ना, तो फिर दुख देती है वो। अब नजरों से दूर हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत दुनिया है, ठीक है। जब तक मेरे स्टूडेंट हो ना, तब तक तो ऐसे हालात करूंगा कि सिलेक्शन होगा, या फिर स्टूडेंट मत बनो, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। तो प्रत्येक स्टूडेंट्स की मैं पर्सनल काउंसलिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट की रहेगी काउंसलिंग। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ग्रेट परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को हमेशा मैं कहता हूँ कि आप सबसे दिल से सबसे करीब आप ही हो मेरे, है ना। रिजल्ट्स भी आप बहुत अच्छा देते हो। तो ऑफलाइन वालों को इस बार भी करेंगे हालात खराब इनके भी कूट पीट के, बट बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले सच में सुकून वाले रिजल्ट्स मिले ऑनलाइन से, क्योंकि मुझे फील भी हो रहा था कि ऑनलाइन वाला रिजल्ट सुकून वाला मिलेगा। ऑफलाइन वाले रिजल्ट्स की मैं बात करूंगा तो कल एक बार रिजल्ट आ जाता है
फिर उसके बाद में सबसे बातें करेंगे। और ऐसा नहीं कि ऑफलाइन स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके चेहरे से मैं बता सकता हूँ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और सक्सेस होंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं उन स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मेरी जितनी भी क्लासेज, एक बार सारी क्लास आप कंप्लीट अच्छे सिरे से देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में आपको जस्ट इतना सा काम करना है कि आपको इस वाले पार्ट पे ध्यान देना है ना, और इसकी पावर आपको समझनी है। भाई सिंपल सी बात है कि इसमें जो क्वेश्चन गलत हुए ना, वो गलत सिर्फ इस वजह से हुए हैं कि आपका ये पार्ट कमजोर था। पढ़ रहे हो लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, पढ़ रहे हो लेकिन रिवीजन नहीं किया, ये पार्ट कमजोर होने के कारण आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। और ये पार्ट आपका जिस दिन स्ट्रांग हो जाएगा ना, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो सिलेक्शन लेने के दो फंडे होते हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे पढ़ने के लिए। अब डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो। एक तो वो इंसान है जो 24 घंटे में ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। एक वो इंसान है जो जितना पढ़ता है ना, चाहे वो लिमिटेड पढ़े कम पढ़े, लेकिन वो रिवाइज करता है बार बार। 100% गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं सिलेक्शन होगा। इसलिए बार बार एक चीज पे फोकस करवाता हूं कि हमेशा जहां भी आपने ज्वाइन किया है ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स, वहां पे बिलीव करो, बिलीव करके और उस पर आप क्या करो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो रिवीजन के साथ। फर्स्ट डे आपने जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया उसका रिवीजन उसी दिन। सेकंड डे जो आप सब्जेक्ट के रूप में पढ़ के जा रहे हो उसका रिवीजन फर्स्ट से सेकंड तक। थर्ड डे आपको रिवीजन करते समय फर्स्ट से थर्ड तक। फोर्थ डे रिवीजन कर सकेंगे फर्स्ट से फोर्थ तक। फिफ्थ डे रिवीजन करोगे फर्स्ट से फिफ्थ तक। और आज मान के चलो मेरी 25वीं क्लास है, तो आपका रिवीजन होना चाहिए पहली क्लास से लेके 25वीं क्लास तक। इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ रिवीजन, और इसको बोलते हैं पावर ऑफ रिवीजन, और इसको बोलते हैं 100% सिलेक्शन श्योर। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप इसी टाइप से आप मेहनत करते रहो। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका गारंटेड सिलेक्शन होगा। बस ये है कि ये मेहनत में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं ना।